सबका नमस्कार। सबका स्वागत है। हम एफपीओ प्लानिंग फाइनेंशियल ईयर 26-27 को कैसे करेंगे, किन किन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को हमको फिल करके सबमिट करना है। जैसे कि आप सबको मेल मिल गया होगा और 20th मार्च लास्ट डेट है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को भर के भेजने का। तो मैं अभी डिटेल में आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि 20th मार्च के पहले पहले सब अपने अपने एफपीओ के प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स को भर के सबमिट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहले किन किन डॉक्यूमेंट्स को भर के आपको फिल करके भेजना है। चलिए, आपको आपके रिस्पेक्टिव स्टेट एफपीओ एंकर से एक मेल मिला होगा। उस मेल में फोल्डर्स अटैच हैं, स्टेट वाइज फोल्डर्स अटैच हैं। आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के फोल्डर में जाएंगे। आप इस स्क्रीन में भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी स्टेट वाइज फोल्डर्स हैं। और इन स्टेट वाइज फोल्डर्स में अगर आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके देखेंगे, तो मैं एक एग्जांपल के लिए छत्तीसगढ़ का एक फोल्डर ओपन करता हूँ। तो इसमें आपको आपके एफपीओ के नाम से पीपीटी दिखाई देगी, जहाँ पे फर्स्ट पीपीटी के फाइल के नेम में फर्स्ट नेम जो है वो आपके एफपीओ का नाम आपको मिल जाएगा। जिनको फोल्डर में उनके रिस्पेक्टिव एफपीओ के नाम के पीपीटी फाइल नहीं मिल रही है, आप प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। आई एम श्योर कि वो होंगी, अगर नहीं होती तो आप प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। तो ये एक फाइल है हर एफपीओ के लिए, उनके लिए एक पावर पॉइंट फाइल है जिसको आपको एज अ प्लान फिल करना है। देन दो कॉमन फाइल है, आप देखिए, बिजनेस प्लान टेम्पलेट और एमपीआर फॉर्मेट। बिजनेस प्लान टेम्पलेट और एमपीआर फॉर्मेट के बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। ये दोनों फाइल्स प्लस उनके एफपीओ के पावर पॉइंट फाइल, ये तीन फाइल्स जो है हर एफपीओ के प्लानिंग के लिए भरी जाएंगी। अब हम डिटेल में वन बाय वन करके पहले पावर पॉइंट को, देन बिजनेस प्लान फॉर्मेट को, देन एमपीआर फॉर्मेट को हम समझेंगे। चलिए, जब आप स्लाइड ओपन करेंगे तो फर्स्ट स्लाइड में आपके रिस्पेक्टिव एफपीओज का नाम यहाँ पे रहेगा, फॉलोड बाय एफपीसीएल, या अगर कोऑपरेटिव है तो कोऑपरेटिव। स्टेट का नाम रहेगा, और देन यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा, जो मैंने मास्किंग कर दिया है वाइट कलर से, और एफपीओ प्लान 26-27। इसके बाद सेकेंड स्लाइड में हम लोग जाएंगे। सेकेंड स्लाइड गाइडेंस के ऊपर है आपका, जो आपको आगे स्लाइड्स को फिल करना है, डेटा को वो किस तरीके से फिल करना है, और थोड़ा बहुत उन स्लाइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। लास्ट ईयर के जैसे ही इस बार भी एफपीओआरसी ने ट्राई किया है और थोड़ा डिटेल और एनालिटिकल जोन में गए हैं, जहाँ पे लास्ट 3 इयर्स के ईच सभी एफपीओज के, आपके अपने रेस्पेक्टिव एफपीओज के डेटा को, प्लान्स को और अचीवमेंट को उनके विज शेयर होल्डर में, शेयर कैपिटल में, पर मेंबर शेयर कैपिटल, टर्नओवर, एक्टिव बिजनेस में, और देन बिजनेस वाइज एक्टिव मंथ्स में, थोड़ा 3 साल के डेटा को एनालिसिस किया गया है, प्लस साथ में उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है। देन लास्ट की दो स्लाइड्स, इसमें आपको 2026 का प्लान वर्सेस अचीवमेंट भरना है, और 26-27 का आपको देन प्लान फिल करना है। उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हर एनालिटिकल स्लाइड में एक इनसाइट सेक्शन है, तो आप यहाँ से देख के जान सकते हैं कि किस तरह के इनसाइट्स आपको लिखने हैं सारे एनालिटिकल स्लाइड्स के अंदर में। वो हम लोग सेक्शन देखेंगे और देख के डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड 3 में। थर्ड स्लाइड, जैसे कि मैंने बताया, ये एक एनालिटिकल स्लाइड है जिसमें शेयर होल्डर्स का आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस में पहले तो अचीवमेंट यहाँ पे मेंशन है। जैसे इस एफपीओ का देखिए, इसमें इस एफपीओ ने फर्स्ट यानी 23-24 में कुछ अचीवमेंट्स किए हैं लास्ट के मंथ में। देन 24-25 में भी किए हैं, लेकिन इस साल इस एफपीओ ने कोई भी अचीवमेंट रिपोर्ट नहीं किया, शेयर होल्डर मोबिलाइज नहीं किया है, जीरो है। जबकि प्लान जो है इनका हर साल में इस एफपीओ का बना है। तो इस तरीके का एक एनालिसिस निकल के आ रहा है प्लान वर्सेस अचीवमेंट में शेयर होल्डर्स का। अब आपको जो करना है वो इस ट्रेंड को देखते हुए, 3 साल के ट्रेंड को देखते हुए, आपके अपने इनसाइट्स जो है वो 4 से 5 पॉइंट्स में यहाँ पे लिखने हैं इस सेक्शन में। इसको फुट पे चला गया है, फुट नोट चला गया है, तो आप इसको इस टेक्स्ट फील्ड है, इसको आप ऊपर कर लीजिए। ऊपर करके पॉइंट वाइज 4 से 5 इंसाइट्स जो आपको समझ में आते हैं
आप इसमें ज़रूर लिखिए, जिस समझ में आए कि क्या इस जो ये भी जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड के पीछे का रीज़न क्या रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशंस नहीं लिखना है आपको, आपको इनसाइट्स लिखने हैं कि जो भी हो रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए स्लाइड नंबर 4 पे चलते हैं अभी। स्लाइड 3 की तरह स्लाइड 4, फोर्थ स्लाइड शेयर कैपिटल का एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे 3 साल के प्लान और 3 साल के अचीवमेंट्स को डिपिक्ट किया गया है। आप अपने प्रोग्रेस और अचीवमेंट्स, प्लान और अचीवमेंट को देखिए और इनसाइट्स में इनसाइट्स बॉक्स को ऊपर ड्रॉ कर लीजिए और उसमें 4 से 5 पॉइंट में अपने इनसाइट्स को लिखिए। रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशंस नहीं रिकॉर्ड करने, इनसाइट्स बताने हैं आपको यहाँ पे। स्लाइड नंबर 5 पे चलते हैं अभी। फिफ्थ स्लाइड हमको बता रही है कि हमारा शेयर कैपिटल पर शेयर होल्डर की वैल्यू क्या है। आइडियली हम ये हमारा जो बेंच मार्किंग है वो है कि 1000 रुपीज़ पर शेयर होल्डर, तो शेयर कैपिटल होना चाहिए। बट आप अपना अचीवमेंट और प्लान देख सकते हैं, ईयर वाइज गॉज ग्राफिकल मेथड से प्रेजेंट किया गया है। 3 साल का यहाँ पे प्लान वर्सेस अचीवमेंट क्या है, क्योंकि लास्ट ईयर में कोई अचीवमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे NAN आपको देखने को मिल रहा है। अचीवमेंट की यहाँ पे जो अचीवमेंट का हैंड है वो भी यहाँ पे मिसिंग है, इसका मतलब अचीवमेंट नहीं है यहाँ पे। दैट्स वाई यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, एक ही कलर का यहाँ पे हैंड आपको दिख रहा है, जो कि प्लान हैंड था। इसको देखिए और इसमें आप अपने इनसाइट्स को एज पीछे वाली जो स्लाइड्स जैसी थी यूजली आप उसी तरीके से यहाँ पे भी अपने इनसाइट्स को लिखिए। 6 स्लाइड्स टर्नओवर के विषय में है। टर्नओवर 3 साल का प्लान और 3 साल का अचीवमेंट किस तरीके का रहा है। ये ज़्यादातर FPOs में देखा गया है कि अचीवमेंट जो है वो थोड़ा डिक्रीज हुआ है इस साल में। ग्रीन जो आपका ग्राफ है वो ग्रीन ग्राफ हमारे टर्नओवर को दिखा रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर FPO में ऐसा लग रहा है कि इसने अक्टूबर के बाद, अक्टूबर के पहले तक तो ये ट्रेल कर रहा था 24-25 से, 25-26 में, फिर देन अक्टूबर के बाद 25-26 थोड़ा हायर चला गया है। और उम्मीद है कि मार्च खत्म होते होते ये इस 25-26 वाले फिगर को के ऊपर में ही रहेगा, विच इज़ गुड। तो आपको अब यहाँ पे इनसाइट्स लिखने हैं, जो 3 साल का आप प्लान अचीवमेंट देख रहे हैं तो उसमें किस तरीके का आपका क्या आप समझ पा रहे हैं इस से। 7 स्लाइड्स एक्टिव मंथ्स के बारे में बता दिए, एक्टिव बिजनेस मंथ्स। आप इसके हेड से देख सकते हैं, टर्नओवर मंथली नेट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर उसमें बिजनेस हुआ है तो वो रिकॉर्ड में आएगा, उस मंथ को एक्टिव मंथ्स में काउंट किया गया है। अब ये 3 साल के आपका प्लान वर्सेस अचीवमेंट है, जहाँ पे इस पर्टिकुलर FPO ने 12 महीने का प्लान किया है, 12 महीने का ही इनका अचीवमेंट, यानी हर महीने में इनका कुछ बिजनेस आया है। अभी अमाउंट की बात यहाँ पे नहीं करें, अमाउंट की बात हमने पीछे कर ली है कि कितना कितने लैक्स में वैल्यू आई, वो हमने पीछे वाली स्लाइड में बात किया है। यहाँ पे ये देखना है कि क्या 12 महीने, जैसे 24-25 में आप देखिए इनका 12 महीने का प्लान था कि हर महीने बिजनेस करना था, लेकिन 12 महीने अचीव नहीं कर पाए, 11 महीने ही इन्होंने प्लान किया, कोई एक महीना जो है वो रह गया होगा, किसी एक मंथ में बिजनेस नहीं रहा होगा, तो 11 मंथ काउंट में आया है। देन इसमें अभी तक 12 महीने का प्लान है, लेकिन अभी भी ये 9-10 महीने ही बिजनेस हुआ है, यानी 1-2 महीने ब्लैंक अभी भी गए हैं। वो हो सकता है कभी लास्ट मार्च अप्रैल से लेके जनवरी फरवरी तक भी कोई 1-2 महीना जो ब्लैंक चला गया होगा, दिसंबर तक का हमारे पास में रिकॉर्ड है। अगर नहीं, होपफुली अगर वही बैलेंस होगा जो लास्ट के दिसंबर, क्योंकि डेटा दिसंबर तक का लिया गया है, तो जनवरी फरवरी मार्च का ही अगर ब्लैंक है तो फिर डेटा तो आ जाएगा, यहाँ पे फुल हो जाएगा। अदरवाइज ये 2-3 महीना ब्लैंक जैसा दिख रहा है अभी फिलहाल 25-26 में। तो इसको देखना है कि बहुत सारे FPOs में ऐसे भी हैं जहाँ पे ब्लैंक मंथ्स हैं। तो आपका किस तरह का प्लान, क्या आपने उसमें अचीव किया, ब्लैंक मंथ्स की रीजंस क्या हैं, या वो रीजंस बिजनेस जो आपकी बिजनेस लाइंस है उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक बैठते हैं, या वो प्लानिंग के मिसमैच की वजह से, प्रिपरेशन की वजह से कहीं गैप रह जा रहा है, मंथ्स छूट जा रहा है जिसमें बिजनेस नहीं आ रहा है, जिन मंथ्स में क्या रीजंस रहे हैं, और साल दर साल ये क्या बोल रहा है ये ग्राफ, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप इनसाइट्स देखिएगा तो नीचे फुटनोट में तो आया हुआ है, स्पेस कम है। आप एक नेक्स्ट स्लाइड जनरेट कर क्रिएट कर लीजिए और नेक्स्ट स्लाइड में इस स्लाइड्स के रिस्पेक्ट के जितने भी आपके इनसाइट्स आपको दिख रहे हैं उसमें आप 4-5 पॉइंट में लिखिए। बहुत डिटेल, बहुत ऐसा 10-15 पॉइंट मत लिखिए, लेकिन 4-5 स्ट्रॉन्ग जो इनसाइट्स आपको समझ में आ रहा है आप उसको जरूर रिकॉर्ड कीजिए। चलिए स्लाइड नंबर 8 पे चलते हैं अभी।
जो हमने 7 स्लाइड देखी तो उसमें एक्टिव मंथ्स देखे थे। एक्टिव मंथ्स में अगर बिजनेस हुआ है तो उसको मंथ्स को काउंट कर लिया गया है। ये जो स्लाइड है वो थोड़ी और फर्दर लेयर्स में जा रही है, जिसमें कि कितना अमाउंट का बिजनेस हुआ है उस अमाउंट को भी यहाँ पे इनकम को भी कैप्चर किया गया है। और जो मंथ्स जैसे हम बात करते हैं ब्लैंक मंथ्स का, तो आप यहाँ पे ब्लैंक मंथ्स देख सकते हैं। इस एफपीओ का जुलाई में तो प्लान है 25-26 में, लेकिन अगस्त में प्लान भी बहुत कम है और अचीवमेंट भी शायद ना के बराबर ही है। अगर क्योंकि लाख पे ग्राफ है ये, अगर वैल्यू थाउजेंड्स में अगर होगी तो दिखाई बहुत माइनर हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा, ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं हो पाएगा वो वैल्यू, है ना। थोड़ा सा इनलार्ज करने से हो सकता है दिखे, बट देन डजेंट मैटर। आप देखिए, है ना, कि ब्लैंक कहाँ पे रह जा रहा है। ये जनवरी फरवरी मार्च की डाटा दिसंबर तक का एनालाइज किया गया, तो ये 3 महीने आपके अभी आने बाकी हैं। आई होप कि वो आ जाएंगे। तो वो देखना है कि हमारा इस मंथ में हमने क्या प्लान किया। आप देखिए प्लान के बार्स देखिए, प्लान के बार्स लंबे हैं, अचीवमेंट के बार्स काफी छोटे हो रहे हैं। इसके पीछे के क्या क्या रीजंस हैं, क्या आपको बता रहा है ये आपके एफपीओ के बारे में, और उसको प्लान में कैसे आप इंक्लूड करने वाले हैं अगले साल के लिए। तो ये सब को आप लिखिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी लाइक प्रीवियस स्लाइड जगह काफी कम है इनसाइट्स के बाद, आप नया एक इनसाइट का स्लाइड इसके रिस्पेक्ट में क्रिएट कर लीजिए और वहाँ पे इनसाइट्स को लिखिए। ये जो टेबल यहाँ पे है, टेबल वैल्यूज के को दिया गया है, नेट वैल्यूज को, कि आपके अप्रैल में क्या नेट प्लान था, कितने लाख का बिजनेस कितने लाख का हुआ है। जैसे 4.24 लाख का प्लान था, लेकिन 83,000 का ही बिजनेस यहाँ पे एफपीओ कर पाया। मई मंथ में 2.18 लाख का प्लान था, 1.91 लाख का नेट बिजनेस यहाँ पे हुआ है। अगस्त मंथ अगर हम देख पाते हैं, नीचे चला गया है इस एफपीओ के लिए, कि अगस्त मंथ में जीरो है या क्या किस तरह का प्लान, जैसा दिख रहा है कि प्लान काफी कम है, अचीवमेंट भी उसके रिस्पेक्ट में कम है। तो ये है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है आपके लिए। आप प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में अपना एनालिसिस कीजिए। स्लाइड नंबर 9th में आपको 25-26 का रिव्यू एक तरीके से करना है अपने एफपीओ का, जिसमें कि 25-26 में क्या आपका प्लान रहा है और उसके अगेंस्ट में क्या अचीवमेंट रहा है, इसको हमको यहाँ पे दिखाना है। जिसमें आप अगर देखिए पर्टिकुलर्स में इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं, प्लान 25-26 आपको डाल देना है अपने पुराने रिकॉर्ड से देख के। देन अचीवमेंट फरवरी तक का, अभी जो फरवरी गया है 28 फरवरी तक का, क्या आपका अचीवमेंट रहा है। इस वाले हेड में आपको एडिशनल अचीवमेंट मार्च का यहाँ पे फिल करना है। देन दोनों का सम यहाँ पे टोटल आ जाएगा इस हेड में, टोटल एक्सपेक्ट अचीवमेंट। देन वेरिएंस, प्लान से डिफरेंस निकाल के वेरिएंस आप निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर 3,000 शेयर होल्डर तक का मान लीजिए पहुंचने तक का प्लान था आपका, फेब में आपने ने 2200 शेयर होल्डर अचीव कर लिया है, और मार्च में आपको लगता है कि 400 और आप अचीव कर पाएंगे, तो एक्सपेक्टेड अचीवमेंट में आपका 2200 प्लस 400 2600 हो जाएगा। वेरिएंस जो है वो 3,000 माइनस 2600 400 हो जाएगा। तो सिमिलरली जितने भी इसमें आपके इंडिकेटर्स हैं, आप उसको फिल कर दीजिए। थोड़े स्क्रीन पे इंडिकेटर्स कम दिख रहे हैं, इंडिकेटर्स की लिस्ट लंबी, जब आप प्रेजेंटेशन मोड से ऑफ करिएगा तो आपको लिस्ट दिख जाएगी, जब आप भरने के लिए होंगे तो आपको दिखेगी। एक थोड़ा ग्लिच हुआ है कि 9 और 10 स्लाइड सेम हो गई है, आप डिलीट कर दीजिए 10 स्लाइड। और सिमिलरली 11-12 स्लाइड वो दोबारा कॉपी पेस्ट हो गई, तो आप 12 स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। तो सब मिला के 9th और 10th, 9th स्लाइड आपका जो जिस स्लाइड पे हम लोग अभी हैं वो अचीवमेंट स्लाइड है, और 10th स्लाइड 26-27 वो आपका प्लान स्लाइड होगा। हम लोग जाके देखते हैं कि 10th स्लाइड क्या है। एग्जैक्टली 9th स्लाइड के जैसे 10th स्लाइड जो है वो अचीव आपके प्लान को कैप्चर करेगी 26-27 के आपके एफपीओ के। तो आपके डिफरेंट इंडिकेटर्स में आपका एस्टिमेटेड अचीवमेंट, क्योंकि अभी ये पूरा 25-26 नहीं क्लोज हुआ है, तो आपको जो लग रहा है 25-26 में आपका क्या अचीवमेंट रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा कि 25-26 का जो अचीवमेंट आप इस कॉलम में लिख रहे हैं, वो इस कॉलम से मैच करना चाहिए प्लान वर्सेस अचीवमेंट 25-26 के। यहाँ पे जो अचीवमेंट आपका आएगा, इसमें एक्सपेक्टेड अचीवमेंट 25-26 में यही वो फिगर यहीं पे आएगा, है ना। तो आप वो यहाँ पे आप उसी फिगर को यहाँ पे लिखेंगे। देन आपको 25-26 में क्या प्लान, 26-27 में क्या प्लान रहने वाला है, फिर आप उसको यहाँ पे डालेंगे और अपना रिमार्क्स आप डाल के यहाँ पे क्लोज करेंगे। ये आपका स्लाइड वाला जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा हो जाएगा इस तरीके से।
काफ़ी छोटा कर दिया गया है इस साल इसको। ज़्यादा ध्यान हम लोग कैश फ्लो में देंगे इस वजह से। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड, जो हमारा बिजनेस प्लान का जो एक्सेल टेम्पलेट है उसको देखने के लिए। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स होंगे, पहला प्रेजेंटेशन, दूसरा बिजनेस प्लान टेम्पलेट, देन एमपीआर टेम्पलेट। तो हमने डिस्कस कर लिया है जो पावर पॉइंट टेम्पलेट था उसको, वो हर एफपीओ के लिए उनका कस्टमाइज्ड, क्योंकि सबके अलग अलग प्लान और अचीवमेंट रहे हैं, तो जो ग्राफिकल है वो सबका अलग अलग है, तो कस्टमाइज्ड भेजा गया है। बिजनेस प्लान टेम्पलेट और एमपीआर टेम्पलेट कॉमन है, तो वो सब के स्टेट फोल्डर्स में कॉमनली डाला गया है, जो आपको वहाँ से पिक करके फिल करना है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा बिजनेस प्लान टेम्पलेट है उसको। जो लोग पहले जानते हैं, जो लोग पहले से किए वो तो जानते हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा ये डिटेल में समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। तो हम वन बाय वन जो बिजनेस टेम्पलेट में जो टैब्स हैं उनको समझेंगे। पहला टैब यूजुअल सा एक्सपोर्ट समरी, जहाँ पे डिफरेंट टैब्स जो भी हैं उसके बारे में यहाँ पे ग्लोसरी बनाया हुआ है। देन उन टैब्स का लिंक किया गया है, जिससे आप क्लिक करके उस टैब से जा सकते हैं डायरेक्ट। बेसिक डिटेल का टैब है, इनपुट्स पे जो बिजनेस इनपुट लाएंगे बिजनेस है उसका टैब है, आउटपुट जिसमें हम कोई सेल्स करते हैं प्रोड्यूस का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, उसका टेम्पलेट है। देन प्रोसेसिंग अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसका जो बिजनेस प्लान डालना है उसका टेम्पलेट है। सर्विसेज हमारा एफपीओ कोई दे रहा है तो उसका उसके लिए उस पूरे कैलकुलेशंस को रखने का टेम्पलेट है। देन कैश फ्लो है इंपॉर्टेंट, देखिए प्रॉफिट लॉस, फिक्स एसेट के प्लान को और ओवरहेड के प्लान को भी कैप्चर कर रहा है ये। देन स्टाफ का क्या प्लान है, स्टाफिंग कैसे होना है एफपीओ में, उसका लिए भी यहाँ पे इसमें शीट्स दी हुई हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एक समरी है आने वाले टैब्स की। तो अब हम वन बाय वन ईच टैब्स के बारे में और डिटेल में थोड़ा समझेंगे। चलिए बेसिक डिटेल्स वाले टैब पे चलते हैं हम इस शीट पे। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इस टैब को इस शीट को सबसे बाद में भरिए, जिसमें आपको ब्लॉक में कितने ब्लॉक्स में आप काम करने वाले हैं, एज ऑन टुडे कितना, और देन आपका प्लान क्या है। ये टेम्पलेट क्योंकि पुराना है तो 24-25 यहाँ पे डाला हुआ है, आप इसको चेंज करके 26-27 कर लीजिए। विलेज कितने होने वाले हैं, जो आपने एनी वे पीपीटी में डाल दिया है, नंबर ऑफ फार्मर्स कितने आप सर्विस देने वाले हो, इसको आप यहाँ पे ले लीजिए इस प्लान को। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, आप इस शीट को सबसे बाद में ही भरिए। कंपनी का नाम, लोकेशन का नाम यहाँ पे डालना है। तो देन शीट्स जो अपने आप में काफ़ी ईजी हो जाएगी। किस बिजनेस लाइन से कहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस आने वाला है उसका आपको यहाँ पे डिटेल देना है। देन उसका अमाउंट यहाँ बता देना है और इसमें, और देन शेयर बताना है आज की डेट में किस तरीके का है, और 26-26-27 में किस तरीके का होने वाला। आप इसको ठीक कर देने से बेटर रहेगा। इसमें ये ऐसे ही चला गया है, ये एक ही टेम्पलेट हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे जो लोग पहले कर चुके हैं वो उनके लिए इजी रहेगा समझना और भरना। तो ये है। देन कौन कौन से मार्केट लोकेशन को आप टारगेट कर रहे हैं उसका डिटेल है। किन किन को कौन कौन सी बिजनेस लाइंस आपकी होने वाली हैं कौन सी एज ऑन टुडे, कौन सी बिजनेस लाइन नेक्स्ट FY 26-27 में होने वाली है, उसके बारे में डिटेल देना है आपको। एनुअल प्रॉफिट का क्या आपका लग रहा है, किस बेंचमार्क को आप अचीव करना है, बेंचमार्किंग करनी है। और किस फार्मर इनकम को आप टारगेट कर रहे हैं, दोनों को, कि हमारा संस्था का भी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी एक एम है 2.5 लाख का इनकम करना। तो उसमें कितना पोर्शन हमारा थ्रू एफपीओ, वाया एफपीओ, वाया एक फार्म बेस्ड इंटरवेंशन हम कैप्चर कर टारगेट कर पा रहे हैं, उसको हमको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे मैंने आपसे शुरुआत में किया, आप इस शीट को सबसे लास्ट में भरने के लिए आइए, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग से आप इसको भर पाएंगे। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टैब है, जो शीट है, इनपुट शीट है, उसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। ज़्यादातर एफपीओ बिजनेस लाइन पे काम करते हैं, जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इनपुट्स को सेल करना है अपने शेयर होल्डर फार्मर्स के पास या नॉन शेयर होल्डर फार्मर के पास में। वो टैब है। इस टैब को अगर देखिए आप, इस शीट को देखिए, इस शीट में सिर्फ यहाँ पे खरीफ का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। आप खरीफ, रबी, समर, यहाँ पे जितने तीनों सीजन्स में काम करता है, तीनों सीजन्स डाल सकते हैं। या अगर आप चाहें तो तीनों सीजन्स के लिए अलग अलग इनपुट शीट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी चलेगा। थोड़े मोड़े फार्मूले, जो फार्मूलाज वो सब है, फार्मूला वगैरह है, उसको आपको थोड़ा सा कैलिब्रेट करना पड़ेगा, दैट इज इट। और बहुत ऐसा कॉम्प्लेक्स एक्सेल फार्मूला नहीं है,
छोटे छोटे फार्मूला जिसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा वो मैं आपको दिखा दूँ कहाँ कहाँ कैलिब्रेट करना है आगे। अगर थोड़ा मेजर इसका लेआउट का अगर बात करेंगे इस शीट का, तो देखिए इसमें दो पोर्शंस हैं। एक कॉस्ट का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन पूरा कॉस्ट का है यहाँ से लेके यहाँ तक का। देन रेवेन्यू का पोर्शन है, हम वन बाय वन करके देखेंगे। एक और पोर्शन है जो प्रोडक्ट मार्जिन है, वो मेजर पोर्शन नहीं है, वो जस्ट मार्जिन कैलकुलेशन है, उसको उसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। एक शीट के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे, तो बाकी जो शीट्स हैं आउटपुट प्रोसेसिंग सर्विस शीट, वो अपने आप समझ में आ जाएंगी और उसमें टाइम हम सेव कर लेंगे वहाँ पे। इस शीट को थोड़ा हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं इसको। नेम ऑफ आइटम्स में जो भी आपके इनपुट फ्रंट में आइटम्स हैं जिसको एफपीओ डील करता है, उसको आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीड सेक्शन दिया हुआ है, फर्टिलाइजर सेक्शन दिया हुआ है और पेस्टिसाइड का सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप नॉमेनक्लेचर में मत जाइए फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड के। अगर आप रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में प्रैक्टिस करते हो तो आपके जो भी रीजनरेटिव प्रोडक्ट्स हैं, जो भी फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स हैं या पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स हैं, आप उन पे बिजनेस करने के लिए फ्री हैं। आप उसी एग्जाम्पल्स को यहाँ पे डालिए। दोनों करते हैं तो दोनों को डालिए, वो ये नहीं है। देन यूनिट ऑफ परचेज है, ये इजी टू अंडरस्टैंड है। केजी में अगर आपका जो भी आपने आइटम यहाँ लिखा है केजी में जाने वाला है, तो केजी अगर जो भी एसक्यू होने वाला है उसका, आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ परचेज, जो क्वांटिटी होने वाली है। परचेज रेट क्या होने वाला है उसका, क्या परचेज रेट आप का लास्ट ईयर आपका क्या था, आप वहाँ से एक बार एस्टिमेट लगा लीजिए। आपके पास 2 साल 3 साल का डेटा होगा कि कितना उसमें एस्केलेशन होता है, कितने परसेंट का होता है, कितना परसेंट कॉस्ट बढ़ता है, उसके हिसाब से आप प्लान यहाँ पे रख सकते हैं। देन परचेज अमाउंट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, मल्टी प्रोडक्ट है दोनों का, ये दोनों सेल्स का। और देन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना आता है, स्टोरेज कॉस्ट कितना आने वाला है, वो लेबर कॉस्ट अगर कुछ सामान को लिफ्ट करने में या ढोने में ढुलाई आ रहा है तो उसको लिखना है। देन टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, ये आपका कॉस्ट साइड का है कि कॉस्ट टू कंपनी कितना कॉस्ट लग रहा है एफपीओ को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। ऐसे करके जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं आप यहाँ मेंशन कीजिए और उसको यहाँ पे लिखिए। अच्छा ये रहता है कि आप कितना डिटेल में कर सकें इस प्लान को। पैडी है, पैडी की 2-3 प्रोमिनेंट वैरायटी आपके एरिया में आती है तो आप वैरायटी वाइज कर दीजिए, है ना। लेकिन पल्सेस में आपकी 2-3 वैरायटी आती है लेकिन सबके रेट कॉमन है, तो आप एकदम कॉमन पल्स लेके चल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो जो प्रोमिनेंट आपका प्रोमिनेंट बिजनेस है और उसमें अगर वैरायटी वाइज भी डिफरेंस है, आप पैडी में देखिए। पैडी में जो आपका ओपी सीड है और जो हाइब्रिड सीड्स है, दोनों के कॉस्ट में काफ़ी अंतर होता है ना। ओपी सीड्स का की वैल्यू 40 से लेकर 60-70 रुपए पर केजी में जाती है। वहीं पे अगर आप ये ले लेंगे, आप हाइब्रिड सीड्स लेंगे तो उसकी वैल्यू 300 से 500 700 लिमिट है इसकी, कितनी भी जा सकती है वो। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, तो काफ़ी डिफरेंस होता है फिर पर रेट में। तो दोनों को किसी एक हेड में इंक्लूड करना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो ट्राई कीजिए कि उनको आप अगर वो प्रोमिनेंट है तो उसको अलग से जरूर दिखाइए, उस लाइन को आपको ट्रैक करने में बेटर रहेगा, इंसाइट जनरेट करने में, जब आप अगले साल 27-28 का प्लान करने बैठेंगे तब। तो उसको इस तरीके से कर लीजिए। ये रहा पूरा इनपुट साइड का। इसमें एक चीज़ हम कॉस्ट साइड में बता दें, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो यहाँ पे कैप्चर नहीं हुआ है, लेबर है, स्टोरेज है, ट्रांसपोर्ट है, इसके अलावा भी कोई हेड है जो कि यहाँ पे कैप्चर नहीं हो रहा है और आप वहाँ पे आपका एक्सपेंस जाते हैं, कंपनी के एक्सपेंस जाते हैं, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कीजिए और मेंशन करके इंक्लूड कीजिए। ध्यान रखिएगा कि टोटल कॉस्ट में वो लाइन ऐड हो जाए, जिससे वो ना मिस हो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशन में। तो ये देख लीजिए। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट साइड पे टोटल सम किया हुआ है। ये सम यहाँ पे फॉर्मूला देखिए मिस है इसमें, आप इस फॉर्मूला को जरूर यहाँ पे यूज, समेशन फार्मूला यूज कर लीजिएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, ठीक है। SUM सॉरी। तो इस आप यहाँ पे लगा लीजिए क्योंकि बाद में आपको प्रॉफिट लॉस में इस का काम आएगा, इस डिजिट का, इस फिगर का। तो आप ये कर लीजिए। ये है पूरा कॉस्ट साइड का पोर्शन है। थोड़ा रेवेन्यू साइड समझ लेते हैं। रेवेन्यू मतलब जो इनकम एफपीओ में आ रहा है। मार्कअप मार्जिन है, मार्कअप मार्जिन मतलब कि आप अपने जो सीड के कॉस्ट में या फर्टिलाइजर कॉस्ट में आप क्या
क्या मार्कअप लेने वाले हैं, कितने मार्कअप, कितने एडिशनल उसका प्राइस को हाइक करके आप देने वाले हैं कस्टमर्स को, अपने सारे कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए। तो वो उतना परसेंट आपको मार्कअप यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर आप 8% दो, 5% जो भी आप देख रहे हैं कि आपके उस आपका आपके जो भी डायरेक्ट चार्जेस वो भी कवर हो जाए, उसको देखते हुए आपको इस मार्कअप को यहाँ पे, मार्कअप मार्जिन आपको यहाँ पे फिल करना है। इस मार्कअप मार्जिन का आप, और देन हम आते हैं इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा है, हम आपको दिखाते हैं अभी। क्वांटिटी जो आपका डैमेज होता है, रिटर्न नहीं होता है, उसके में उसमें आपका वेस्टेज हो जाता है, या आप अब तक हमारे एफ 3-4 साल के हो गए हैं, तो हमको लग आई एम श्योर कि आपके पास में एक्सपीरियंस आ गया है कितना आपका डैमेज होता है। उस डैमेज को यहाँ पे आप डालिए, देन आपका इस ये डैमेज को एडजस्ट करके क्वांटिटी सोल्ड आएगा। आप इसमें जैसे 1% डैमेज डाला हुआ तो 1% को इसमें एडजस्ट कर लिया गया है, तो कितना क्वांटिटी सोल्ड होने वाला है, 990 के जी का सोल्ड होने वाला है, इसको एडजस्ट किया गया है। देन सेल्स पर यूनिट, यहीं पे आपका इम्पैक्ट करेगा मार्कअप मार्जिन। आप देखिए, है ना, इसमें जो वैल्यू आपकी परचेज यूनिट है उसमें 8% को ऐड करके यहाँ पे इस वैल्यू को लिया गया है ना। देन वैल्यू ऑफ सेल आपको यहाँ पे इंक्लूड आ जाएगा, और ये दोनों का डिफरेंस आपको प्रोडक्ट मार्जिन में दिखाई देगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको कॉस्ट आया है 36,100, और आपका वैल्यू ऑफ सेल आ रहा है 37,422, यानी 1322 का आपको मार्जिन, टोटल मार्जिन इसके ऊपर आ रहा है। ये वैल्यू मार्जिन है, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट बोल के कंफ्यूज मत होइए इस चीज़ में, प्रॉफिट बाद में निकलती है ना, प्रॉफिट ऐसे नहीं, ये मार्जिन वैल्यू निकल रही है। तो ये 1322 रुपये आपका मार्जिन यहाँ पे निकल रहा है, जो कि 3.66% है। अ, हमारा जो कॉस्ट ऑफ द गुड पूरा है, टोटल कॉस्ट जो है वो उसका 3.66% है। तो आप ये निकाल के देख सकते हैं, और देन आप ये भी चेक कर सकते हैं इससे कि कहीं आप कि आपने जो मार्कअप रखा है वो मार्कअप आपका कम तो नहीं हो रहा है। मार्कअप ऐसा हो रहा है कि आप मार्कअप जो रख रहे हैं उससे जो वैल्यू आपको निकल रही, सेल्स वैल्यू जो आ रही है, आपकी प्राइस जो आ रही है फार्मर को देने की, उससे आपका मार्जिन कहीं नेगेटिव तो नहीं जा रहा है। या ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे 8 को आपने कर दिया 15%, मान लीजिए आप इंक्रीज करने के लिए मार्जिन को, लेकिन देन ये वाला जो प्राइस मिला आपको 40 रुपीज़, वो आपको मार्केट से ही बाहर कर देगा, क्योंकि इससे कम में नीचे मिलता है मार्केट में। तो ये से आप इंसाइट जनरेट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, क्या कहीं पे मार्केट में बनने के मार्केट में प्रोमिनेंटली बने रहने के लिए, है ना। तो ये आपको इंसाइट देने के लिए सफिशियंट है ये शीट इस तरीके से। तो थोड़ा डिटेल में करिए, जैसे मैंने पहले बोला, थोड़ा डिटेल में करिए, जो भी प्रोमिनेंट आपकी इनपुट हैं उनके ऊपर इसको प्लान कर लीजिए। बहुत ईजी है। आप पुराने जो अगर आप नए एंकर हैं तो अपने जो पुराने अगर एफपीओ के स्टाफ हैं उनके साथ में बैठ के इसको भर सकते हैं, या अगर पुराने हैं तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है अभी 2-3 साल का, और वहाँ से आपको इनसाइट्स मिल जाएंगे और आप उसको फट फट करके भर सकते हैं। बहुत मुश्किल काम ये नहीं है जहाँ पे आप रेडीमेड इनपुट्स बेच रहे हैं, लाके दे रहे हैं कई प्लांट, आप जस्ट एफपीओ में उसको रेडीमेड लेके आ रहे हैं और सेल कर दे रहे हैं, तो बहुत ईजी है इसको फिल करना। जैसे यहाँ पे टोटल किया गया, इसी तरीके के टोटल आपका रेवेन्यू यहाँ पे भी सेल, जो रेवेन्यू फ्रॉम इनपुट सेल है उसको यहाँ पे लेके आया गया है। ये दोनों वैल्यू को आपको देखना है कि यहाँ पे समेशन ठीक ठाक से हुआ है वो, है ना। क्योंकि ये हमको फिर नेट जो हमारी प्रॉफिट लॉस शीट है उसमें हम इसको, ये दोनों वैल्यू को हम वहाँ पे लेंगे, है ना। तो इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि वैल्यू ठीक से समेशन होकर यहाँ पे फुट में आ रही हो। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट शीट जो की आउटपुट शीट है उसमें जाएंगे। चलिए आउटपुट शीट पे चलते हैं। आउटपुट शीट एकदम एग्जैक्टली इनपुट शीट जैसी है। दो पोर्शंस हैं, कॉस्ट पोर्शन और रेवेन्यू वाला पोर्शन, एकदम एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो थर्ड पोर्शन है वो मार्जिन का है, वो जस्ट एक डिराइव्ड वैल्यू है, तो इसलिए हम उसको पोर्शंस में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जो भी आपके आइटम्स जो आपके एफपीओ से जो भी प्रोड्यूस सेल होने हैं, नॉन प्रोसेस प्रोड्यूस की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें आप प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट फार्मर से ले आ रहे हो, बंधे हुए बोरे को ही डायरेक्ट ट्रेडिंग करके सेल कर दे रहे हो, वो मैं उस प्रोड्यूस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे उस प्रोड्यूस को, उस आउटपुट को यहाँ पे आपके प्लान को रखना है, देन यूनिट को रखना है। वेरी सिमिलर टू इनपुट, कितना क्वांटिटी आपका परचेज होना है, क्या यूनिट रहा, यूनिट प्राइस क्या रखना है उसको देख लीजिए। बहुत समय में यहाँ पे एमटी रखते हैं, यहाँ पे एमटी रखते हैं, और यहाँ पे केजी का प्राइस लिख देते हैं। ये सब गलतियाँ, ये सब बहुत सिली मिस्टेक्स को मत कीजिए।
तो ठीक रहेगा, करेंगे तो आप पकड़ लेंगे, आप तुरंत समझ में आ जाएगी गड़बड़ी हो गई कहीं पे, ठीक कर लेंगे। अदर कॉस्ट है, जो अदर डायरेक्ट कॉस्ट है उसको देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, लेबर कॉस्ट है। ट्रेडिंग है तो स्टोरेज नहीं आएगा, आप होल्डिंग कर रहे हैं तो स्टोरेज आएगा, कुछ लेबर कॉस्ट वगैरह है, इसके अलावा कोई कॉस्ट है तो उसको आप ऐड कर लीजिए। मार्कअप है, जैसे मैंने पहले बता दिया मार्कअप का, आप कितना परसेंट एस्केलेट करके प्राइस को मार्केट में सेल करने वाले हैं उस आइटम को, उसको रखना है। लॉसेस को यहाँ पे कुछ होने होता है जो आपके एक्सपीरियंस में है, उसको आप इंक्लूड कर लीजिए। क्वांटिटी ऑफ सोल्ड अपने आप, ये डायरेक्ट फार्मूला है, अपने आप निकल जाएगा। सेल्स प्राइस आपने मार्कअप दे दिया है, सेल्स प्राइस आपके पास में आ जाएगा, वैल्यू ऑफ सेल्स आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे समेशन किया हुआ है, ये दोनों फुट में चेक कर लीजिए कि यहाँ पे समेशन प्रॉपरली आ रहा हो टोटल्स में, हाँ उसको चेक कर लीजिए। ये आपका देन आउटपुट जो बिजनेस लाइन है उसका कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, जो कि हमारा है प्रोसेसिंग की कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग के जो हमारे एजम्पशंस उसको कैप्चर करने के लिए। आप यहाँ पे देख लीजिए, सब जगह यहाँ पे खरीफ लिखा हुआ, आप खरीफ को हटा दीजिए, ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हर जगह खरीफ को लिखने की। एज सिमिलर टू प्रीवियस इनपुट एंड आउटपुट स्लाइड, दो सेक्शंस हैं, कॉस्ट, और ये सेक्शन पूरा कॉस्ट का है यहाँ से लेके यहाँ तक, देन रेवेन्यू का सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक, देन मार्जिन का थर्ड सेक्शन मार्जिन वाला पार्ट है। इसमें क्योंकि आपके जो प्रोसेसिंग होंगे वो प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग के जो स्टेप्स हैं वहाँ पे भी कैलकुलेशंस आएंगी, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग के स्टेप्स का भी को मेंशन करना है, और वहाँ पे कितना आपका एक्सपेंडिचर होने वाला है उसको डिटेल आउट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग, अगर मिलेट फ्लोर का प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो मिलेट ग्रेन कितना होगा, कितना लेबर जाएगा, कितना उसमें मशीन इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, पैकेजिंग का क्या आइटम खर्चा होगा, इससे ज़्यादा कभी एक्सपेंडिचर्स लाइंस हो सकती हैं किसी एक मटेरियल बनाने में। जितना जितना जिस लेवल का प्रोसेसिंग होगा, फर्स्ट ग्रेड प्रोसेसिंग है, खाली आप सॉर्टिंग करके दे दे रहे हैं, उसमें से स्टोन्स वगैरह निकाल के या इस तरह के ये करके, तो बहुत ज़्यादा आपका एक्सपेंडिचर लाइंस नहीं होंगी। लेकिन आप थोड़ा मान लीजिए कि थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जिसमें आपको कुकीज़ बना रहे हैं या डीप फ्राइज कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो आपके नंबर ऑफ जो आइटम्स, प्रोसेसिंग आइटम्स है, वो बढ़, नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर लाइंस बढ़ जाएंगी आपकी, है ना। डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगी, लेबर भी आ जाएगा, पैकेजिंग के ये भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है ना, कि कितना आप ये करने वाले हो। तो ये आप यहाँ पे मेंशन करो, कितना कितना मिनट्स को आप यहाँ पे प्रोसेस करने वाले, अगर मिनट्स का आटा बना रहे हैं तो कितना केजी का यहाँ पे बना रहे हैं, कितना उसमें लेबर एक्सपेंडिचर होगा, कितनी बिजली खर्चा होगी, कितनी पैकेजिंग का यहाँ पे खर्चा हो जाए। और ये सब करने के बाद मान लीजिए आपने 1000 या 10 टन्स ऑफ, मान लीजिए मिलेट्स आप प्लेन को फ्लोर में कन्वर्ट करने वाले हो, यहाँ पे आपने 10 टन्स डाल दिया, तो उससे कितना मिलेट का फ्लोर निकलेगा, उसको आप यहाँ, आपको यहाँ पे लिखना है आउटपुट में, और उसको कितना कॉस्ट पर यूनिट आपका सेल होगा, जिससे आपकी रेवेन्यू कैलकुलेट होगी। अब आटा खाली नहीं निकलता है, कभी कभी हम प्रोसेस तो कर रहे हैं, मान लीजिए कि फ्लावर में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ में उसका जो बाई प्रोडक्ट्स वो भी निकलना है, जो जो कि सेल होगा। तो आपको एक इनपुट के केस में दो तीन आउटपुट प्रोसेस मटेरियल मिल सकते हैं, है ना। धान के केस में भी मिलते हैं हस्त के रूप में, सिमिलरली पल्स के केस, आपके फ्लोर के केस में भी निकलेंगे। तो जो भी आप प्रोसेसिंग कर रहे हो उसमें कितने बाई बाई प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, उस सबको आपके यहाँ पे कॉस्टिंग करनी है। देन यहाँ पे हर कॉस्ट के अगेंस्ट में, यहाँ पे जैसे लास्ट स्लाइड्स में इनपुट और आउटपुट में आपने देखा था कि हर कॉस्ट के अगेंस्ट में आपका रेवेन्यू आ रहा था, क्योंकि वो ऐसे ही था, वो सिंगल लाइन आइटम्स तो वैसे ही थे। यहाँ पे आपको एक साथ में पूरा एक प्रोडक्ट के लिए जितना जितना भी आपको, मान लीजिए अगर यहाँ पे आप निकाल रहे हो मिलेट का फ्लोर या मिलेट का हस्क निकाल रहे हो, तो सारे के लिए आपको यहाँ पे ऐड कर लेना, ऐड कर लेना है एक्सपेंडिचर्स को। और देन रेवेन्यू जो आ रही है सारे, उसके सारे बाई प्रोडक्ट से, उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है ना। अब ये दोनों का डिफरेंस आपको और फिर मार्जिन यहाँ पे देगा, है ना। तो ये आपका इस तरीके का शीट है। और देन आप नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हैं, आप इसमें रो इंक्रीज कर सकते हो, जितनी आपको रोज चाहिए उतनी रोज इंक्रीज कर लो। ध्यान रखो कि इस तरह का ब्लॉक में रहे, ये इस तरह के ब्लॉक में रहेगा, जहाँ कितने आइटम्स आप प्रोसेस कर रहे हो पर्टिकुलर, उससे कितने प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, वो दोनों वन अगेंस्ट अदर रहेगा, तो आपको समझने में आसानी रहेगा, हाँ। तो उसको इस तरीके से कर लीजिए। हो सकता है कि आप यहाँ 20 लाइन आइटम्स आपके आ रहे हो एक किसी एक आइटम को प्रोसेस करने में, लेकिन यहाँ पे दो ही आइटम या एक ही आइटम निकल रहा हो,
नेवर माइंड, माइंड मत कीजिए इसको। नेक्स्ट कोई आइटम कर रहे हैं तो उसको फिर करिए, है ना। लाइन टू लाइन नहीं मैच कराना है हमको कि यहाँ पे 10 लाइन है तो यहाँ भी 10 लाइन बननी है, ऐसा नहीं है ना। ये तो देन आपका जैसे आपने वहां पे किया था टोटल यहाँ पे आना चाहिए आपका। आप देख लीजिए कि जितने सब टोटल्स के टोटल यहाँ पे आएंगे, कहीं डुप्लीकेट डबल सम ना हो जाए उसको चेक कर लीजिएगा नीचे फुट नोट में। सिमिलरली यहाँ भी सारे सब टोटल्स सब टोटल्स के ये आ रहे हैं कि नहीं उसको चेक कर लीजिए एक बार, है ना। सारे सब टोटल्स आने चाहिए, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला डाला हुआ है, लेकिन आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिए इसको। तो ये रहा प्रोसेसिंग वाला सीट। किसी को प्रोसेसिंग वाले में दिक्कत होगी तो हम इसको दोबारा हम लोग ऑनलाइन आके फ़ोन करके हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है प्रोसेसिंग वाला फिल करना, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप प्लीज़ कॉल कीजिए। जैसे प्रोसेसिंग का टेम्पलेट है, टैब है, वैसे ही सर्विस का टैब भी है। दोनों चीज़ें क्योंकि एफपीओ क्रिएट कर रहा है उसके पास सॉरी रेडीमेड नहीं आ रहा है, इसीलिए इन दोनों को थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा एक्साइटिंग भी है। लेकिन जैसे इनपुट और आउटपुट के विज ये दोनों प्रोसेसिंग टैब और सर्विस टैब दोनों थोड़ा एक्साइटिंग है, क्योंकि इसमें आपको क्रिएट करना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा इनोवेटिवली आपको अपने मॉडल्स को क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो भी सकता है। अगर आप ऐसी सर्विस क्रिएट कर रहे हैं जो सर्विस एरिया में नहीं है तो देन दैट सर्विस लाइन कैन गिव यू द बेस्ट इनकम, बेस्ट रेवेन्यू विद हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, तो वो भी है। तो जैसे कि हमने वहाँ पे देखा, यहाँ पे आपको अगेन दो सेक्शन है कॉस्ट और रेवेन्यूज के, है ना। खरीद को आपको अगेन हटाना पड़ेगा यहाँ से इसको। देन आपको सर्विस, अगर कोई एक सर्विस आप क्रिएट करना चाहते हो, अगर ट्रैक्टर की सर्विस क्रिएट करना चाहते हो तो उसके क्या 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 कॉस्टिंग साइड्स है। मशीन की रेंट हो सकती है, पेट्रोल है, ऑपरेटर हो सकता है ना। वो सारे को आपको यहाँ पे यूनिट्स के टर्म्स में लिखना है, देन उसका यूनिट कॉस्ट लिखना है, और कितने आवर्स की सर्विस क्रिएट हो रही है उसको आपको यहाँ पे देख लेना है। अब आप चाहें तो आप आवर्स की सर्विस क्रिएट कर सकते हैं, या एरिया की सर्विस क्रिएट कर सकते हैं कि भाई हम ट्रैक्टर की सर्विस अगर है तो मेरा ट्रैक्टर जो है वो अ, मान लीजिए कि 500 हेक्टेयर्स की प्लाविंग करने की सर्विस हम देंगे, तो उसके अगेंस्ट में हमारा कितना पेट्रोल कितना ऑपरेटर कॉस्ट जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों में वो एरिया की बेसिस में रेंट आता है प्लाविंग का। तो कहीं कहीं पे आर्स की बेसिस में भी आता है रेंट, दोनों तरीके से आता है रेंट। तो अगर जैसे भी आपके एरिया में आता है उस हिसाब से आप सर्विस के यूनिट्स को रखिए और सर्विस को क्रिएट करिए, उसके जो पीछे एक्सपेंडिचर्स आने वाले हैं उसको देखिए, और देन अपना उसमें फीस को यहाँ पे मेंशन कीजिए, और देन मार्जिन को कैलकुलेट कीजिए। ये दोनों शीट्स में प्रोसेसिंग या सर्विस में अगर कोई और डिटेल में हमको जानना है तो हम लोग दोबारा भी आप एक मेल कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए मोबाइल नंबर पे, वहाँ पे हम लोग दोबारा इस पे कर सकते हैं। आप थोड़ा करके लेके आइए, हम उसको देख के उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो किया जा सकता है। और शीट एकदम सिमिलर है जैसे हमने लास्ट शीट्स देखी प्रोसेसिंग की, और एकदम एग्जैक्टली उसी तरीके से ये भी है। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। तो ये जो बेसिकली जो बिजनेस लाइंस हैं, प्रोमिनेंट बिजनेस लाइंस हमारे, इनपुट्स आउटपुट्स प्रोसेसिंग और सर्विसेज, ये उनके यहाँ इसमें लार्जली सारे कवर्स हो जाते हैं। प्रोसेसिंग में आप देख लीजिए, प्रोसेसिंग में आप अपने जो भी रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के आइटम्स अगर हैं, आप मैजिक सुपर कंपोस्ट बना रहे हैं या आप नर्सरी के सैपलिंग्स बना रहे हैं तो उसका भी आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। ऐसा नहीं खाली यहाँ पे हम कुकीज़ बनाएंगे या जैम बनाएंगे तो उसको ही लिखेंगे। प्रोसेसिंग में आप उस आइटम्स को भी लिखिए। अगर आप क्या एफ मिलेट्स, अगर आपका कोई सैपलिंग्स बना रहा है या सुपर कंपोस्ट बना तो उसको भी आप यहाँ पे लिखिए प्लीज। तो ये सर्विसेज वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टैब में चलते हैं। चलिए, अब हम सर्विसेज को देख चुके हैं, ज़्यादातर हमने बिजनेस लाइंस को देख लिया। अब जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि स्टाफ, ओवरहेड, एसेट्स, उस पे थोड़ा सा देख लेंगे कि वो क्या कैसे उस प्लान्स को कैसे भरना है, उन तरह के प्लान्स को कैसे हमको यहाँ पे फिल करना है। तो स्टाफ्स का ध्यान दीजिए, बहुत सारे एफपीओज एक काम गलती जो कर रहे हैं, वो बहुत सारे एंकर्स के पास जो गलतियां आ रही हैं वो खाली सीईओ और अकाउंटेंट भर के भेज देते हैं। हालांकि पोटेंशियली अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्टाफ इंक्लूड रहते हैं, भले उनको सपोर्ट कहीं से भी मिल रहा हो, लेकिन वो एफपीओ के काम में लगे रहते हैं। अगर उन स्टाफ उन जो भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो भी बोले सीआरपी सीएसपी ट्रेनर जो भी बोले, उनको अगर हम होस्ट बना के रखेंगे तो
ये हमारे एफपीओ के सस्टेनेंस में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए जो नेम ऑफ स्टाफ पोजीशन है इसमें आप डिटेल में भरिए। सीईओ हैं, अकाउंटेंट हैं तो रखिए, प्लान में हैं तो उनको रखिए यहाँ पे। लेकिन सीएसपी, सीआरपी, स्टॉक कीपर, ऑथराइज पर्सन, मैनेजर, जो भी आपके बेसिकली मैं सीआरपी, सीएसपी, ऑथराइज पर्संस, या कोई और भी नाम आप बोलते हो, आप बहुत जगह हो सकता है कि एंटरप्रेन्योर्स बोल रहे हो जो कि आपके लिए काम कर रहे हो, आपके एफपीओ के लिए काम कर रहे हो या एज एजेंट काम कर रहे हो। तो जो भी इस तरीके के लोग हैं जहाँ पे एफपीओ का एक्सपेंडिचर जा रहा है, उनकी मार्जिन जा रही हैं किसी भी फॉर्म में, आप उनको यहाँ पे रखिए, उनकी कॉस्टिंग्स को दिखाइए, है ना। उनकी कॉस्टिंग एफपीओ से नहीं निकल रही है, कोई बात नहीं, हम उसको कैश फ्लो में मैनेज कर लेंगे, डील कर लेंगे, कैश फ्लो में कैसे दिखाना है हम आप बात करेंगे उसको लेके। लेकिन आप अपने एफपीओ में एंगेज होने वाले हर तरीके के जो भी आपके स्टाफ्स हैं उनको आप यहाँ पे मेंशन कीजिए, जो कि आते हैं। आप उनको एज अ होस्ट मत ट्रीट कीजिए, कम से कम बिजनेस प्लान में। हाँ, तो ये बहुत इजी है। आपको स्टाफ के को डिटेल लिखना है, नंबर ऑफ स्टाफ इन दैट पोजीशन उसको लिखना है, कितनी ग्रॉस सैलरी मंथली उनकी होने वाली, कितने महीने के लिए हो रहेंगे, कितना एनुअल कॉस्ट दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, टोटल कितना यहाँ पे आ रहा है उसको आप देख लीजिए, है ना। देन ट्रैवल का कुछ कॉस्ट है तो उसको अगर कंसिडरेशन तो उसको यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए, दैट इज इट, है ना। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आप सारे जितने भी तरीके के आपके स्टाफ्स हैं, यहाँ पे नाम मेंशन नहीं हुआ है तो आप नाम हटा के नया नाम अपने जो आप जो नाम यूज करते हैं उसको यूज कर लीजिए, लेकिन जरूर लिखिए, घोस्ट बना के उनको मत रखिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिक्स एसेट की स्लाइड में। फिक्स एसेट जो कि बहुत कम है, जैसे हमारे पास जिन के पास पैसा अगर है तो है, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा फिक्स एसेट्स या ओवरहेड्स पे खर्चा तो होता नहीं है। फिर भी लेकिन जो भी खर्च हो रहा है एजीएम वगैरह में, वो भी ओवरहेड में आएगा। रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, है ना, या कोई आप एसेट्स का प्लान करने वाले हो, कोई फंड अवेलेबल है उसके अगेंस्ट में आप एसेट लेने वाले हो, तो वो सब ऑफिस रेंट्स वगैरह है ओवरहेड में। जो भी इस तरीके के आइटम्स हैं ओवरहेड में बेसिकली जो कॉमन कॉस्ट हैं, मीटिंग्स हो गई, मेंटेनेंस, ऑफिस रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, स्टेशनरी हो गई, इस तरह के कॉस्ट को आपको यहाँ पे फिल करना, लिखना है, भरना है इसमें यहाँ पे। उसके एनुअल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है और देन आपको समेशन जरूर लेना है, कि समेशन का हमने कैसे बताया कि यूज़ करना है आपको बाद में, हाँ? इसलिए आप समेशन यहाँ पे जरूर लीजिए, सब सब में समेशन लेना है आपको। देन ये नेक्स्ट वाला फिक्स एसेट का है। फिक्स एसेट कोई नया परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे उसको मेंशन कीजिए इस वाले कॉलम में। लेकिन फिक्स एसेट कोई अगर मान लीजिए कोई पुराना है तो उसका डिप्रिसिएशन चार्ज यहाँ पे कैलकुलेट होगा, उसको आप यहाँ पे सारे एसेट्स को आप यहाँ पे लिखिए जो भी एसेट्स एफपीओ के पास में हैं, है ना, कितना है, कितना यूनिट उसका कॉस्ट है, और कितना टोटल कॉस्ट उसका आ रहा है, और कितना डिप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा, है ना। डिप्रिसिएशन कहाँ से देखेंगे? डिप्रिसिएशन आप देख सकते हैं, आप गूगल में सर्च कीजिए, आपके पास चैट जीपीटी या एआई आप यूज़ करते हैं तो आप वहाँ से देख लीजिए। डिप्रिसिएशन मनमानी नहीं भर सकते कि कितना परसेंट डिप्रिसिएशन होगा। डिप्रिसिएशन जो है वो इनकम टैक्स की गाइडलाइंस होती हैं, और जिसके अकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। डिप्रिसिएशन आप मनमानी चार्ज नहीं कर सकते कि आप एक एसेट लेके आए और आप बोले कि नहीं तो 2 साल में खत्म हो जाएगा, हम इस पे 50% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, नहीं नहीं कर सकते आप। उसमें बहुत डिटेल में इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाइएगा, या डिप्रिसिएशन का लिस्ट, कैलकुलेशन लिस्ट आप सर्च कीजिए गूगल में, आपको मिल जाएंगे। इनकम टैक्स का के लिंक आएगा, वहाँ पे आपको डिप्रिसिएशन चार्जेस मिल जाएंगे, और वो आप चार्जेस यहाँ पे रखिए, भरिए, उसको यहाँ पे फिल कीजिए। अब मनमानी आप नहीं, कोई भी यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं, तो जितना साल का उस लाइफ हुआ है उसको यहाँ पे उतना डिप्रिशिएट कर दीजिए आप। और जो लिस्ट अमाउंट है यहाँ पे लिखिए, क्योंकि डिप्रिसिएशन हमारा इनकम टैक्स वाली शीट में जाएगा तो टोटल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। अब कोई नया अगर आइटम आपने खरीदा है तो आप उसको आप इस साइड मत लिखिए, आप इस साइड में रखिए इसको, जीरो लग दीजिए वहाँ पे, डिप्रिसिएशन वैल्यू को आप जीरो कर दीजिए और यहीं पे रखिए उसको। क्योंकि अगर आप यहाँ पे लग देंगे तो एक्सपेंडिचर है, और एसेट जो है वो प्रॉफिट लॉस का पार्ट नहीं है। एसेट जो आप परचेज कर रहे हैं स्टॉक है, लेकिन एसेट जो है प्रॉफिट लॉस का पार्ट नहीं है। आप अगर यहाँ पे रखेंगे तो वो चला जाएगा प्रॉफिट लॉस में। तो मैंने जो बोला तो 1 मिनट के पहले कि आपको नया एसेट इस सेक्शन में रखना, नहीं, आपको नया एसेट यहाँ पे नहीं रखना है। आपको सारे एसेट जो कि नए आने वाले हैं या पुराने जो हैं आपको यहीं पे रखने हैं, है ना। डिफरेंस खाली इतना है कि जो पुराने एसेट हैं उसमें आपका डिप्रिसिएशन चार्ज क्यूमुलेटिवली यहाँ पे आप लगाएंगे। 2 साल का है तो अगर 10% होता है तो 20% लगा दीजिए, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन देख के, जैसे मैंने बताया इनकम टैक्स की वेबसाइट से। और नया अगर है तो उसमें जीरो करके यहाँ पे रख दीजिए। दोनों चार्जेस बाद में हम देख लेंगे उसको प्रॉफिट लॉस में।
प्रॉफिट लॉस में की शीट में डिप्रिसिएशन जाता है, एसेट कॉस्ट डिप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है, वो बैलेंस शीट का पार्ट है, बैलेंस शीट में जाता है वो, है ना। कभी जब हम लोग ट्रेनिंग में रहेंगे मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे कौन से कॉस्ट, कौन से हेड्स जो है प्रॉफिट लॉस के पार्ट है, कौन से पार्ट्स, कौन से हेड्स जो है वो बैलेंस शीट में जाते हैं, वो हम लोग कभी डिटेल में समझ लेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप व्हाट्सअप करके बात कीजिए, हम लोग टाइम निकाल के वैसे ही समझ सकते हैं उसको, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है समझना उसको। तो ये रहा फिक्स एसेट और ओवरहेड का चीज़, इसको आपको फिल करना है। अगेन समेशंस देख लीजिए, समेशंस कोई काम आना है, यहाँ पे डिप्रेशन रेट्स लिखे हुए हैं, ये इनकम टैक्स की साइट से रेफर करके लिखा हुआ है, आप इसको एज अ गाइड नोट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप प्लीज़ इनकम टैक्स की वेबसाइट से जाके सर्च करके देख लीजिए वहाँ से, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टैब पे, जो नेक्स्ट शीट पे जो कि कैश फ्लो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो शीट, दिस इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस प्लान फॉर एनी कंपनी। हाँ, तो हम लोग थोड़ा कैश फ्लो को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे, थोड़ा ज़्यादा समय इसे बिताएंगे इन कंपेरिजन टू अदर सीट्स जो हमने पहले डिस्कस की थी, हाँ? और प्रॉफिट लॉस की सीट आगे इसके आगे आएगी, जो कि बहुत कम समय लेगी, तो थोड़ा इसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कैश फ्लो बिजनेस प्लान का बैकबोन है, और मेरा सजेशन ये भी है कि अगर आप अपना कैश फ्लो बनाते हैं तो आप बेस्ट वे में इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे इस कैश अपने कैश फ्लो को। तो अगर आप अभी तक नहीं बनाते हैं तो आप प्लीज़ प्लीज़ आप बनाइए, अपना अपने इनकम का भी कैश फ्लो बनाइए, आप बना के देखिए, विल feel good is a political word, but you will appreciate, I mean, your habit if you start making the cash flow of your income। तो वो आप करके देख सकते हैं, बट दैट कैन बी डेल्ट एनी टाइम एल्स। हम लोग बिजनेस कंपनी कैश फ्लो के बारे में बात करते हैं, कैश फ्लो टर्म से कंफ्यूज मत होइए। कैश फ्लो टर्म जो है वो ऐसा नहीं खाली कैश फ्लो बात करता है, जितने भी कैश में हो या चेक में हो जैसे भी हो, वो हर तरीके के पैसे के फ्लो को डील करता है ना। तो वो देखना है। एक जो कॉमन कंफ्यूजन कभी कभी आती है, बात करेंगे उसके बारे में अभी, उस कंफ्यूजन के बारे में। सेक्शन समझ लेते हैं, इसमें इसमें दो सेक्शंस मेनली रहते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो, यानी पैसे, वर्ड समझ में आ रहा है कि इनफ्लो में पैसे का इनफ्लो, आउटफ्लो मीन्स पैसे का कंपनी से आउट जाना, बाहर जाना। इनफ्लो मतलब पैसा कंपनी में आना, आउटफ्लो मीन्स पैसा कंपनी से बाहर जाना, ये दो तरीके। अब जितने भी हेड्स से पैसा कंपनी में आता है, इनफ्लो होता है, उसको हम इनफ्लो में हेड्स में लिखेंगे। जितने तरीके से पैसा कंपनी से बाहर जाता है उसको हम आउटफ्लो में मेंशन करके लिखेंगे, है ना, मेंशन करेंगे यहाँ पे, और देन हम समझेंगे। एक कॉमन कंफ्यूजन जो आती है हेड्स में, वो आती है कभी कभी एफडी के टर्म्स में आती है, कि अगर कुछ पैसा एफडी वगैरह में है तो क्या उसको हम यहाँ पे मेंशन करें कि ना करें। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मेंशन करना चाहिए, और फिर इट्स फेयर कि नहीं मेंशन करना चाहिए एफडी वगैरह के डिटेल्स को कैश फ्लो में। क्यों? क्योंकि वो एफडी का पैसा बिजनेस के लिए अवेलेबल बहुत रेडीली नहीं रहता है। अगर 5 साल 10 साल का ने एफडी किया तो रेडीली अवेलेबल नहीं रहता है। अगर उसको आप कैश फ्लो में डालेंगे तो आपको जो इनसाइट्स जनरेट होंगे कैश फ्लो से, जो मैं नीचे डिस्कस करूंगा, वो थोड़े गलत हो जाएंगे। तो इसलिए आप एफडी वगैरह जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं उसको यहाँ पे मत शो कीजिए इन्फ्लो में, अदरवाइज आपको सारे रखना पड़ेगा। जैसे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या है कि आपका कंपनी का जो भी बुक्स में, बैंक में या कैश बॉक्स में जो भी पैसा अवेलेबल है, ओपनिंग बैलेंस डालिए। एफडी को मत डालिए, जैसे मैंने बोला लॉन्ग टर्म एफडी है, 6 महीने की एफडी है, साल भर की एफडी है, साल भर के अंदर आ जाएगी अप्रैल टू फेब मार्च के अंदर में, तब कंसीडर कीजिए, अदरवाइज कंसीडर मत कीजिए। हो सकता है कि आपकी एफडी है जो कि अगस्त में मेच्योर हो जाएगी, पैसा कंपनी में आ जाएगा, आपका प्लान है उसको बिजनेस में लेना है तो आप डालिए। लेकिन आपका प्लान है कि आपको बिजनेस में नहीं लेना है, उसको उस एफडी को कंटिन्यू करना है, तो फिर मैं मत डालिए, इस एफडी को मत यहाँ मेंशन कीजिए ओपनिंग बैलेंस में कहीं पे भी। हाँ, इसमें उसी पैसे को डालिए जो पैसा आपका लिक्विड फॉर्म में है, ओपनिंग बैलेंस में जो पैसा चले आ रहा है। देन शेयर कैपिटल का क्या आपका आने वाला है, अप्रैल से मार्च तक में क्या प्लान है, उसको यहाँ पे डालिए, है ना। आप शेयर कैपिटल पैसा जो भी आता है तुरंत आप उसको एफडी कर देते हो, अगेन आप स्किप कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रांट्स आपको जो मिलते हैं, है ना, कहीं उड़ीसा में मिलता है ग्रांट्स, बिहार में, झारखंड में बहुत सारे स्कीम्स में, प्रोग्राम्स में एफपीओ ग्रांट्स मिलता है, उनको आप मेंशन कीजिए।
जो ग्रांट्स आपको मिलने वाले हैं, एक्चुअल में जो मिलने वाले हैं और किस महीने में मिलने वाले हैं उसी महीने में आप मेंशन कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें जो भी कैश फ्लो में आप अमाउंट डालेंगे वो अमाउंट उस मंथ का अमाउंट है, कोई क्यूमुलेटिव अमाउंट नहीं है। हाँ, उस मंथ में जो नेट वैल्यू रियलाइज होने वाली है कैश के फॉर्म में, उसी को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। कोई क्यूमुलेटिव वैल्यू पिछले महीने से ऐड करके नहीं मेंशन करेंगे। जैसे कि ग्रांट जो भी महीने रिसीव होने वाला है, 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख, आप उसको यहाँ पर डालिए, है ना। जिस महीने में जितना रिसीव होने वाला उसी महीने में डालिए। ट्राई कीजिए कि रियलिटी के पास रहिए, जिससे कि बिजनेस का सही सेंस कैश फ्लो से आ सके, है ना। तो ये है। और किसी फॉर्म में पैसा आने वाला है बहुत जगह में, कुछ पैसा इन फॉर्म ऑफ मैचिंग ग्रांट भी आता है, जिसको लोग बिजनेस में लेते हैं, या रिस्क फंड के नाम से आ जाता है, या वर्किंग कैपिटल लोन के नाम से। तो जिस फॉर्म में पैसा आपको आने वाला है आप उसको यहाँ पे मेंशन कीजिए पूरे प्रिपरेशन के साथ में, ठीक है। देन बिजनेस लाइंस, जो आपकी बिजनेस लाइंस है उससे आप का पैसा जो इनफ्लो में आने वाला है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखना है आपको वहाँ पे। और जिस महीने में आने वाला है उसको सेल ऑफ पैडी। अब सेल ऑफ पैडी अगर आप खाली लिखेंगे तो पैडी फिर प्रोड्यूस हो सकता है, सीड भी हो सकता है। तो अगर आपका सीड है तो आप सीड मेंशन कीजिए, प्रोड्यूस प्रोड्यूस मेंशन करके डिफ्रेंशिएट कर लीजिए उस नाम को। नॉमेनक्लेचर में कोई एम्बिगुइटी मत रखिए, है ना। तो उसको आप यहाँ पे नरेशन को ठीक कर लीजिए। ओकरा सीड्स में अगर आपको लगता है कि हमको वैरायटी वाइज भी नरेशन को करना है तो आप वैरायटी वाइज भी कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट नहीं भी करने से चलेगा, क्योंकि सीजन एक ही है, समय एक ही है, तो नहीं करने से भी चलेगा। सेल ऑफ पैडी सीड करने से भी चलेगा, लेकिन आपको चाहिए तो आप कर लीजिए। अदरवाइज बहुत लोग को ये भी बोलना है कि हम खाली सीड सेल ऑफ खरीफ सीड्स लिख के चलेंगे। जितना भी आप ब्रॉड करना चाहें आप ब्रॉड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ब्रॉड का प्रॉब्लम ये है कि आप उसको रिव्यू नहीं कर पाएंगे। जब आप रिव्यू करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से मेरा कैश फ्लो गड़बड़ा गया था या मेरा बिजनेस गड़बड़ हुआ था, तो ब्रॉड का प्रॉब्लम हुआ है। डिटेलिंग की प्रॉब्लम ये है कि बहुत टाइम टेकिंग है, और वो हमको कभी कभी रियल पिक्चर से दूर लेके चली जाती है। तो दोनों के प्रोस एंड कॉन्स हैं, ब्रॉड हेड्स यूज करने के भी और बहुत डिटेल हेड्स यूज करने के भी प्रॉब्लम है। वो तो कैलकुलेशन बहुत फिर बहुत माइन्यूट हो जाती है, जिसके कि एरर्स जो है वो ब्रॉड लेवल में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको ब्रॉड लेवल में वो एरर्स जो है वो इन टर्म्स ऑफ लैक्स दिखाई देंगे जब आप उसको देखोगे, एक्स्ट्रापोलेट करोगे तब, है ना। आप माइन्यूट लेवल में कैलकुलेशन करोगे तब एक धान के पौधे से धान कितना निकल रहा है, एक एक पिनाकल से कितना धान निकल रहा है, उससे अगर आप 1 हेक्टेयर को एस्टिमेट करोगे, हर समय आप मिस्टेक आपका देखिएगा, आपका कैलकुलेशन मिस्टेक आएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत डिटेल में जाने से भी मिस्टेक आ जाती है ना। चलिए, ये सब हमारे जो भी रेवेन्यू लाइन्स थे, जो भी हमारे सेल से आने वाले हैं, उस आपको यहाँ मेंशन कीजिए। और किस मंथ में कितना पैसा आने वाला है, आपकी जो इनपुट सीट्स हैं, ये जो सीट्स यहाँ पे आपके हैं, है ना, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग सर्विस, इसको देखते हुए आप यहाँ पे उसको मेंशन कर लिख लीजिए यहाँ पे, है ना। उसका प्लान, है ना। देखिए कि आप यहाँ पे जो आप मेंशन कर रहे हैं इन लाइंस में, और पीछे से मैच करे। अब इसको छोड़ के तो यहाँ पे नहीं होगा ना जो बिजनेस होगा। यहाँ पे जो आपने इनपुट मेंशन किया है वही इनपुट यहाँ पे सेल होगा, कैश फ्लो में तो वही दिखाई देगा, है ना। कहाँ चला गई कैश फ्लो शीट हमारी, यहाँ पे। तो उसी का ब्रेकअप यहाँ पे आएगा, तो महीने को उसी तरीके से ब्रेकअप कर लीजिए, है ना। और देख लीजिए कि कितना किस मंथ में कितना रेवेन्यू आने वाला है किसी पर्टिकुलर सेल से। हमने देखा ना वहाँ पे रेवेन्यू वाला पोर्शन, सेल्स वाला पोर्शन, तो रेवेन्यू वाला पोर्शन कौन सा रेवेन्यू कितने कितना आने वाला है किस महीने में, उसको आप यहाँ मेंशन कर लीजिए, है ना। देन यहाँ पे सारी लाइन्स मेंशन हुई हैं, ठीक है। डेटा रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रिकवरी है। हमारे साथ बहुत सारे एफपीओ परेशान हैं। ये रिकवरी पक्का आपके एफपीओ में भी डेटा पड़ा हुआ होगा, तो कितनी रिकवरी किस महीने में करने वाले हैं उसको यहाँ पे मेंशन करके लिखिए, है ना, जिससे कि समझ में आए कि यहाँ पे बिजनेस में रियलाइज हो रहा है। इंपॉर्टेंट पार्ट, हाँ। ये हो गया हमारा इनफ्लो वाला सेक्शन। नीचे में ऐड करना है, यहाँ फार्मूला अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं चेक कर लीजिए उस फार्मूला कि फार्मूला पूरे सारे जितने भी सेल्स हैं उनको ऐड कर रहा हो, और यहाँ पे पूरा ऐड कर रहा हो। रिपीट कर रहा हूँ मैं, हर सेल में नेट वैल्यू लिखनी है। किसी सेल में पिछले महीने का क्यूमुलेटिव वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे अभी तक, ठीक है। चलिए आउटफ्लो में चलते हैं। आउटफ्लो जैसे मैंने पहले बताया कि जो पैसा कंपनी से निकल रहा है किसी फॉर्म में निकल रहा है, कैश में निकल रहा है, चेक में निकल रहा है, सीड खरीदने में निकल रहा है, प्रोड्यूस खरीदने में निकल रहा है, लेबर चार्ज देने में निकल रहा है, सैलरी देने में पैसा जा रहा है,
तो जिस तरीके से पैसा जा रहा है वो सारा तरीका आपको सारे को यहाँ पे नरेट करना है। हेड्स आर इम्पॉर्टेंट की द हाउ यू आर क्रिएटिंग द हेड्स। आप कैसे उसको नॉमेनक्लेचर दे रहे हो, नॉमेनक्लेचर ऐसा दो जो कि बाद में आप उसको रेफर कर सको, समझ जाओ उसको। पैडी से नहीं समझ में आता है कि पैडी क्या है, पैडी प्रोड्यूस है, पैडी सीड है, पैडी हाइब्रिड है, पैडी ओपी है, क्या पैडी है, नहीं समझ में आता है। तो इसको आप क्लियर कर लो जो भी आप करो, जिससे बाद में रेफर करने में समझ जाए, कोई ले पर्सन भी देखे, कोई एफपीओ का पर्सन नहीं है जो एफपीओ में अभी भी आ रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो एफपीओ नहीं जानता लेकिन बिजनेस समझता है, एक्सेल से समझता है, वो समझ जाए, देखना चाहिए हाँ ये आउटफ्लो है और ये आउट पैसा इस पर्टिकुलर हेड में जाने वाला है। तो बहुत जनरलाइज वर्ड मत यूज़ कीजिए, और हमने ब्रॉड हेड्स और माइक्रो हेड्स की बात तो पहले कर लिया है। ठीक है, क्रेडिटर पेमेंट, आपके एफपीओ में क्रेडिटर पड़े होंगे, उनका कुछ पेमेंट आपको सॉरी करने का प्लान है, होना ही चाहिए, उसको आप यहाँ प्लान में डाल दीजिए, जिससे कि क्लियर हो जाए कि अब आपका कितना पैसा निकलने वाला है। फिक्स एसेट आप खरीदने वाले हो, उसको आप यहाँ मेंशन कर लो, है ना। देन कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, हाँ ठीक है, अभी फिक्स एसेट कुछ आप लेने वाले हो उसको लिख लो, सैलरी पैसे जाने वाला है, ट्रैवल में जाने वाला है, ओवरहेड में जाने वाला है, जो कि हमने पहले पीछे प्लान कर ही लिया है। कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट का पेमेंट, लोन का पेमेंट का जो प्लान है आप डाल लो। काफ़ी सारे प्लेस होल्डर्स क्रिएट किए गए हैं आइटम्स के नाम पे, आप उसको चेंज कर लो। आई होप कि इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए पर्टिकुलर्स आउटफ्लो के, है ना। देन आउटफ्लो, टोटल आउटफ्लो में देख लो, टोटल आउटफ्लो का एडिशन यहाँ पे प्रॉपरली आ जाए, है ना। आपके पास अभी इनफ्लो का टोटल इनफ्लो आ गया किसी पर्टिकुलर मंथ का, और टोटल आउटफ्लो भी आ गया किसी पर्टिकुलर मंथ का। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो आपका सरप्लस बता देगा कि उस महीने में आपको सरप्लस है या सरप्लस डेफिसिट है। अगर पैसा ज़्यादा आ रहा है, कम जा रहा है, इसका मतलब सरप्लस है। अगर पैसा कम आ रहा है उस महीने में, ज़्यादा रहा है, आउटफ्लो ज़्यादा है, इसका मतलब पैसा डेफिसिट है। डेफिसिट है तो कहीं से पैसा लाना पड़ेगा, या तो किसी को उधार करके रखना पड़ेगा। कैश फ्लो नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्यूमुलेटिव जो है वो क्यूमुलेटिवली नेगेटिव नहीं हो सकता है। यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, नेट सरप्लस या नेट डेफिसिट उस मंथ के, यहाँ नेगेटिव चलेगा, क्यूमुलेटिव में नहीं चलेगा। क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं हम बात करते हैं उसके बारे में, इसको पहले देख लीजिए। तो आपको यहाँ पे नेट बता देगा कि नेट उस महीने में, जैसे यहाँ पे 10,500 सरप्लस है, यहाँ पे 52,000 डेफिसिट है ना। तो जो भी है, तो अब अगर एक बार ये आ गया तो हम फिर क्यूमुलेटिव सरप्लस या डेफिसिट देखते हैं। उसका मतलब क्या है कि पिछले मंथ को कंसीडर करते हुए नेट सरप्लस या नेट डेफिसिट है कि नहीं है, वो देखना है। तो इस 52,000 में हमने 10,000 ऐड करके देख लिया, यानी पिछले महीने से उसको ऐड कर देंगे वैल्यू को, तब देख लेंगे कितनी वैल्यू आ रही है। और जब हमने यहाँ पे 52,000 को माइनस को 10,500 ऐड किया तो हमारा नेट डेफिसिट -41,500 का आ गया है। ये नहीं हो सकता है, नेट नंबर्स तो रियल नहीं होते ना, वो तो ऐसा कैसे नेट नंबर, -41,000 को तो मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आइदर तो आप कहीं से उधार लेके इस खर्चे को पूरा करेंगे, या किसी को बोलेंगे कि बाबा आप पैसा बाद में ले लीजिए, तो किसी आउटफ्लो को आप डिफर करेंगे। तो जिस आउटफ्लो का आपको डिफर करना है आप जाइए उस आउटफ्लो में और उसको यहीं पे डिफर कर दीजिए। मैं समझा पा रहा हूँ, नेगेटिव यहाँ पे नहीं रहेगा क्यूमुलेटिव में। आप एक्चुअल में आप नेगेटिव वैल्यू लेके नहीं रहेंगे, एक्चुअल में आप डिफर करेंगे कि इस पेमेंट को इस महीने नहीं करके नेक्स्ट मंथ करेंगे, तो उसको आप डिफर कीजिए यहाँ पे भी। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाए कि आपका क्या बिजनेस का कैश फ्लो रहने वाला है। तो एक बिजनेस, पूरे 12 महीने के बिजनेस का एक मेंटल एक्सरसाइज आप कैश फ्लो में कर लेते हैं अपने, कि किसको का पैसा देना है, किसको पैसा निकलने वाला है। ये जो पूरा एक चर्निंग है कैश फ्लो में की जा सकती है, अगर हम कैश फ्लो को ढंग से टाइम वेस्ट करके बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, कैश फ्लो का जो क्यूमुलेटिव सरप्लस डेफिसिट है वो निगेटिव नहीं होगा, एक्चुअली निगेटिव नहीं हो सकता है वो, है ना। हाँ, चलिए, अब कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल लिखा है। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मतलब होता है कि जो आपकी टोटल वैल्यू ऑफ करंट एसेट है माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट क्या होता है, जो एसेट एसेट यहाँ पे एसेट का मतलब स्टॉक से ही है, जो एसेट आपका विद इन द ईयर रियलाइज होने वाला है, मे बी कैश बॉक्स, जो पैसा रखा हुआ है आपका, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी जो है ये दोनों
इसके टर्म्स हैं, हमारे बैलेंस शीट के टर्म्स हैं, तो उसमें जो भी आपका इमीडिएट स्टॉक है, प्रोसेस आइटम्स हैं, कैश बॉक्स है, अगर एफ डी विद इन द ईयर रिलाइज होना है तो वो सब एसेट के पार्ट हैं। और लाइबिलिटी जो हमारे पास में किसी को कोई पेबल है हमारा है, वो सब जितना है वो सब लाइबिलिटी है मेनली। हाँ, तो माइनस कर देंगे, जो पैसा का पॉजिटिव अगर आ रहा है तो हमारा वो वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है, जिसको हम कंपनी में यूज़ करते हैं बिजनेस करने के लिए, हमारे पास अवेलेबल रहता है। दैट इज अ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज अ वर्किंग कैपिटल, स्टैंडर्ड फार्मूला। हाँ, देख सकते, कहीं से देखिए, आप सर्च कर सकते हैं उसको। ठीक है, हमारे केस में एक टिप है, हमारे केस में, हमारे कंपनी केस में जब बैलेंस शीट देखिएगा तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी गलत दिखा रहा है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि सारे डेटर्स और क्रेडिटर्स करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में पड़े हुए हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव हेड्स में। लेकिन वो तो 2 साल 3 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो 2 साल से 3 साल से कंटिन्यू करने वाले कोई भी डेटर, कोई भी क्रेडिटर, वो करंट नहीं रह जाता है फिर वो, है ना, फिर वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, तो एक्चुअली फिर वो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनता है। लेकिन आप पहले अपनी अपने टैलीस निकाल के बैलेंस शीट देखिएगा तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि वो बन रहा है। लेकिन हम जानते हैं वो ना अपने मन में कि वो करंट एसेट या करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है, वो 5 साल से कंटिन्यू कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म एसेट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया है अभी वो, तो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन में नहीं आना चाहिए। चलिए, ये रहा कैश फ्लो। अब हम चलते हैं आगे। अगला है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि डिराइव शीट है। डिराइव शीट मतलब डिराइव हो रही है, उसमें हम कोई वैल्यू हम नहीं डाल रहे हैं, है ना, वो डिराइव शीट है वो प्रॉफिट लॉस, जिसमें सारे फिगर्स जो है हमारे पीछे के शीट से आने चाहिए, आइडियली आने ही चाहिए, आइडियली मतलब आने आएंगे ही। वैल्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ इनपुट, जो भी हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू की लाइन हमने देखे ना, इनकम, इनकम फ्रॉम, जो भी डिफरेंट हेड्स हैं जहाँ देखिए, इनपुट से, आउटपुट से, प्रोसेसिंग सर्विस से, जो हमारा यहाँ से रेवेन्यू वाला सेक्शन जो ये टोटल है नीचे वाला, जो हम बार बार बात कर रहे थे, ये जो है वो अमाउंट वहाँ पे जाना चाहिए। अब वैल्यू फ्रॉम इनपुट्स, इन रेवेन्यू फ्रॉम इनपुट्स, रेवेन्यू फ्रॉम आउटपुट्स, रेवेन्यू फ्रॉम प्रोसेसिंग, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, ये सारे हमारे प्रॉफिट लॉस में यहाँ पे जाने चाहिए। और अगर आपने, मैंने प्रॉमिस किया था कि जो भी फार्मूला कैलकुलेशन में बता दूंगा, अगर आपने कोई नई शीट क्रिएट कर ली है अपने रेवेन्यू के लिए, इनपुट में आपने खरीफ के लिए अलग और रबी के लिए अलग शीट क्रिएट कर ली है, तो आपको उस शीट का भी लिंक प्रॉफिट लॉस की शीट से करना पड़ेगा, है ना। अभी किया गया होगा, लेकिन अगर आपने कोई नई शीट क्रिएट कर ली है, यहाँ पे क्रिया किया हुआ है, लेकिन अगर आपने कोई नई शीट क्रिएट की है तो उसका भी यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा इसी में। एक नया रो क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ खरीफ इनपुट्स, वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ रबी इनपुट्स, और सब आप डिफरेंट लाइन्स क्रिएट कर सकते हैं, या चाहिए तो आप यहीं पे ऐड कर सकते हैं उस शीट को लाके। हाँ, आप जानते हैं बहुत सिंपल है, प्लस लगा के आप चाहेंगे आप शीट का वैल्यू को कॉल कर देंगे यहाँ पे। हाँ? कोई मुश्किल नहीं है वो कर लिया तो आप सारे रेवेन्यूज यहाँ तक आ गए, है ना, क्या से सारे रेवेन्यूज यहाँ पे आ गए, है ना। सर्विसेज, अदर इनकम, कोई अदर इनकम मतलब कोई इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम कोई भंगार बेची हुई कोई इनकम अगर आने वाला है प्लान में तो, है ना, उसका कोई अदर इनकम, या कोई पोर्शन हमने किराए पे दे दिया है, जो कि डायरेक्ट इनकम आपका नहीं है, आपका कोर इनकम है एग्रीकल्चर बिजनेस, उसके अलावा जो भी बिजनेस आपका आ रहा है, कोई सर्विस देके अगर आना चाह रहा है, तो सब अदर इनकम में जाएगा वो सब, है ना, उसका यहाँ पे मेंशन करना है आपको। देन टोटल रेवेन्यू आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, समेशन सारा। ठीक है, देन फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे फार्मूला नहीं लाया गया, लाया गया हो तो यहाँ पे वैल्यू वहाँ जीरो डाली गई, तो यहाँ पे जीरो है। ट्रैवल का कॉस्ट पिछली सीट से सब कॉल किया गया है, पिछली सीट से। ओवरहेड्स, हाँ, देन कोई अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है जो इसके अलावा मिसलेनियस सिग्नेचर, तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला में नहीं है आपको लगता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, प्लान में अगर दिख रहा है तो, और शीट में नहीं आया है कहीं पे तो। ठीक है, देन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ सीड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स, वो सारे यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे डाले हुए हैं। अगेन, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस ऑल डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू दैट दैट गुड्स, वो है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया, जो कि यहाँ पे अब मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सारा जो कॉस्ट है, ये है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ से यहाँ तक का, है ना, ये कॉस्ट ऑफ गुड है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड को भी पकड़ लें हम, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल कॉस्ट आ रहा है, वो पूरा हमारा जो है वो एक्सपेंसेस है, वेरिएबल है वो। वेरिएबल समझना बहुत ईजी है, वो बिजनेस बंद हुआ यानी वो कॉस्ट बंद हो जाएगा, लेकिन ऑफिस का रेंट नहीं बंद होगा कोई बिजनेस बंद होने से, तो इसका मतलब वो फिक्स कॉस्ट है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट जो होते हैं वो
अगर आपने धान का बिजनेस बंद कर दिया, धान से जुड़े हुए धान के सीड का बिजनेस, उससे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, उससे रिलेटेड लेबर का बिजनेस, लेबर का कॉस्ट सारा जीरो हो जाएगा ना। तो उसको आप देख लीजिए। मैंने बिजनेस बोल दिया लेकिन कॉस्ट मैं बोलना चाह रहा था कि अगर आपने धान का बिजनेस बंद कर दिया तो धान से रिलेटेड जितने भी कॉस्ट हैं, धान के सीड का कॉस्ट, धान के ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, धान का लेबर कॉस्ट, सब जीरो हो जाएगा। यही तरीका है समझने का कि वेरिएबल कॉस्ट जो कि डायरेक्ट रिलेटेड है उस पर्टिकुलर बिजनेस से, वो सारे कॉस्ट जब जीरो हो जाते हैं तो वही है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। वेरी कर रहा है वो क्योंकि, और बाकी जो हमारा डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, जैसे कि हाउस का रेंट, डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, लेकिन फंक्शन तो है, ऐसा नहीं नहीं है, डायरेक्ट फंक्शन नहीं है। या सैलरी, वो डायरेक्ट कोई पर्टिकुलर बिजनेस का फंक्शन नहीं है। टोटल बिजनेस का फंक्शन है लेकिन डायरेक्ट एक बिजनेस का फंक्शन नहीं है। तो वो इसलिए वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में हम बोल रहे हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। देन ऑपरेशनल मार्जिन निकाल लिया हमने। ऑपरेशनल मार्जिन कि टोटल हमने जो भी हमारा कॉस्ट डायरेक्ट इनकम है उसको माइनस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारा कर लिया, तो हमारा ऑपरेशनल मार्जिन आ गया। ऑपरेशनल मार्जिन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर ऑपरेशनल मार्जिन निगेटिव है इसका मतलब कि धंधा समझने में ही गलती कर दी हमने। ऑपरेशनल मार्जिन कांट बी निगेटिव, कैन नेवर बी निगेटिव। उसको तो पॉजिटिव हर हाल में होना पड़ेगा एक्सेल में। अगर नहीं हो रहा है तो बिजनेस देख लीजिए अपना, बंद कर दीजिए उस लाइन को जो लाइन निगेटिव करने वाला है, बिजनेस देने वाला है। एक्सेल में फिगर्स मत चेंज कीजिए, बिजनेस को बंद कर दीजिए अगर वो निगेटिव दे रहा है तो। ठीक है, तो वो देख लीजिए, ऑपरेशन मार्जिन देख लीजिए कि वो पॉजिटिव रहेगा हर हाल में। देन ग्रॉस मार्जिन आप देखिए, ग्रॉस मार्जिन आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट इसमें से हटा देंगे तो हमारा ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे टोटल रेवेन्यू माइनस जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया, फिक्स कॉस्ट और ये दोनों, ये हमारा टोटल रेवेन्यू था। टोटल रेवेन्यू से हमने फिक्स कॉस्ट हटा दिया और हमारा वेरिएबल कॉस्ट है दोनों हटा दिए, तो हमारा ग्रॉस मार्जिन हमको मिल गया। ग्रॉस मार्जिन क्योंकि हम सैलरी दे रहे हैं, हो सकता है कि कभी कभी निगेटिव हो जाए ऑपरेशनल मार्जिन। हालांकि कहीं कहीं पे ऑपरेशनल मार्जिन को, जैसे टैली में ऑपरेशनल मार्जिन को ग्रॉस ग्रॉस मार्जिन बोलता है। ठीक है, वो ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करता है, जिससे यहाँ पे ऑपरेशनल मार्जिन कैलकुलेट हुआ है, टैली ग्रॉस मार्जिन वैसे ही कैलकुलेट करता है। टैली में ऐसा ये तरीके से ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट नहीं होता है टैली सॉफ्टवेयर में। हाँ, ऑपरेशनल मार्जिन को ही ग्रॉस मार्जिन बोल के ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए ऑपरेशनल मार्जिन स्लैश ग्रॉस मार्जिन निगेटिव नहीं हो सकता है। हाँ, इस सेक्शन में जो ग्रॉस मार्जिन दिया वो नेगेटिव हो सकता है क्योंकि आप सैलरी डिडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है कोई कोई एफपीओ सैलरी इसमें नहीं है, सैलरी उठाने के इसमें तो नेगेटिव चला जा रहा है। इसका मतलब नेगेटिव अगर हो रहा है तो वो पैसा कैपिटल बर्न कर रहा है, जो भी हमारा शेयर कैपिटल है उसको बर्न कर रहा है ना, वो देख लीजिएगा। देन डिप्रिसिएशन, अगर सीट यहाँ से आया है, इस सीट से डिप्रिसिएशन आया तो वो वैल्यू डिडक्ट हो जाएगी। कोई लोन से बोरोइंग से अगेन वो बाद में डिडक्ट होती है। लोन्स बोरोइंग से अभी तक ऊपर नहीं आई है, देख लीजिए आप, है ना। तो इसी को बोलते हैं एबिडिटा, हाँ, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड इनकम टैक्स, एबिडिटा। कभी कभी आपने सुना होगा किसी जो बिजनेस वाले प्रोग्राम्स होते हैं, शार्क टैंक्स वगैरह, उसमें बोलता है ना एबिटा वगैरह, जो भी बोलता है अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन एंड इनकम टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पीबीटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पैट, ये सब टर्म्स आपने सुना होगा, सिंपल फार्मूलाज हैं और क्लियर है। तो यहाँ तक है ये कैश फ्री शीट बिजनेस प्लान की, इजी है, आप भरिए, इंटरेस्टिंग भी है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा एक्सपीरियंस के हिसाब से रखिए। खाली जो है वो नंबर्स की जगरी नहीं करनी है हम लोगों को, नंबर्स का मैजिक नहीं करना है यहाँ पे। जो एक्सपीरियंस बेस्ड हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, है ना, हमारे रियलिटी के क्लोज हो, उन फिगर्स को भरिए, तब जाके ट्रू पिक्चर आपके एफपीओ को आपको मिलेगी। लास्ट बात, कैश फ्लो इस बार से हम इस पे लेंगे, अपने ईआरपी में लेंगे। तो उसके लिए हमको रेडी हो जाना है, हर महीने का कैश फ्लो हमको डालना है टैली से निकाल के। तो इसीलिए कैश फ्लो को थोड़ा सा ध्यान से भरिएगा। चलिए अब हम बनाएंगे एमपीआर, जिसको कि हम 1 मिनट लेंगे। आप सब एमपीआर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जो शीट है, जो कि कॉमन शीट है, आपके स्टेट के फोल्डर में डाली हुई है, उसको बारे में 1 मिनट देके समझ लेते हैं, उसके बाद क्लोज कर लेंगे हम लोग अपने इस वीडियो को। चलिए चलते हैं हम एफ में एंगेज है। तो आप अब तक एमपीआर
जो ईआरपी में आप जान चुके होंगे, उसको हम अभी फिलहाल एक्सेल में रख लेते हैं अपने पास में। देन मार्च खत्म होने के बाद जब हम मार्च की रिपोर्टिंग कर देते हैं, देन हम उसको अप्रैल से अपने ईआरपी के ऊपर ले आते हैं, है ना, उस पूरे टेम्पलेट को। लेकिन पहले से ही बना लेने से अच्छा रहता है, प्रिपेयर होने के अच्छा रहता है। सिंपल इंडिकेटर्स जो आपने इंडिकेटर्स अभी तक बात किए, वही सब इंडिकेटर्स इसमें हैं जो आपने पीपीटी में या बिजनेस प्लान में बात किए। सारे इंडिकेटर्स ऐसे ही हैं। डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, प्रोड्यूसर ग्रुप्स, ह्यूमन रिसोर्स में सीओज, अकाउंटेंट होने वाले हैं कि नहीं, देन एंकर्स हैं क्या किसी के, एफ यू मैनेजर्स, एफ यू अकाउंटेंट, सी आर पी सी एस पी, नंबर ऑफ सी आर पी सी एस पीज, कैपेसिटी बिल्डिंग इवेंट्स एक हेड है, देन उसमें सब हेड्स हैं, है ना। लाइसेंसेस के बारे में आपको बताना है यस और नो में इसमें, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे है। देन एक तो लोन वाला सेक्शन है, आप लोग को देखना है एडवांसेस ऑन लोन्स वाला। इस सेक्शन को आप प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये सेक्शन हम लगातार मिस्टेक कर रहे हैं सेक्शंस को, है ना। लोन एफपीओ रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं ठीक से। लोन के डिसपर्सल और रिपेमेंट दोनों को ठीक से रिपोर्ट कीजिए, टैली से मैच करा के कीजिए, ठीक है। एक वहां पे हमारी प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि जो बिजनेस विद शेयर होल्डर्स है, उसमें जब आप मेंशन कर रहे हो, कहाँ पे है, यहाँ पे बिजनेस टर्नओवर, एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं, फ्यू मेंबरशिप शेयर होल्डिंग, टोटल बिजनेस, शेयर कैपिटल, इक्विटी ग्रांट, लोन, लोन रिटर्न, कमोडिटीज एंड क्रॉप्स, ये यहाँ पे, इस ये यहाँ पे, ये वाला बिजनेस विद मेंबर शेयर होल्डर, हाँ, नेट वैल्यू आपको जो यहाँ पे लिखनी है, यानी कितने मेंबर्स के साथ में बिजनेस हो रहा है, इन वैल्यूज को, शेयर होल्डर साथ में इन वैल्यूज को आप मंथ ऑन मंथ बेसिस में भरते हो। काफी कम, कोई 20 मेंबर, कोई 25 मेंबर भर रहा है 2-2 हजार शेयर होल्डर्स में। आप चेक कर लीजिए वो सही वैल्यू है कि गलत वैल्यू है ना। और पर्टिकुलर क्रॉप में भी आपको ब्रेक करना पड़ता है। पर्टिकुलर क्रॉप में ब्रेक करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आप दो ही ऑप्शन दिया हुआ, बायोडिग्रेडेबल बाउल और बायोडिग्रेडेबल प्लेट बोल के, लेकिन ब्रिंजल्स का पैडी में या अदर आपके इसको चेंज करके, इन दोनों हेड्स को चेंज करके आपके जो पर्टिकुलर हेड्स हैं उसको आप यहाँ पे करोगे, है ना। ये है, ये तो अलग अलग बताएगा कि अलग अलग बायोडिग्रेडेबल्स में कितने मेंबर साथ में आप बिजनेस कर रहे हो उस पर्टिकुलर मंथ में, दोनों आइटम में अलग अलग। देन नेट मेंबर, दोनों का नेट मेंबर कितना होगा, इसको समझ लीजिए ध्यान से। मैं आपको 30 सेकंड में समझाने के लिए कि नेट मेंबर आपके जितने भी लाइंस आपने मेंशन की है, उसमें नेट नेट मेंबर जो होगा 63 रो का, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑल, जितने भी रोज हैं, यहाँ से आता है कि जितना भी एडिशन होगा उस, वो अगर हम मान लें कि सारे जो मेम हर लाइन में जो मेम शेयर होल्डर्स जिनसे बिजनेस हुआ वो अलग अलग हैं, डिसजॉइंट है पूरा, कोई कॉमन शेयर होल्डर नहीं है, तो एडिशन ऑफ ऑल इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस रो नेट नंबर, हाँ, इसकी, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ नेट में, 70 हो सकती है मैक्सिमम। क्यों हो सकता है 30 और 40 में कोई कॉमन नहीं है। या क्या होगी मिनिमम वैल्यू, क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू होगी जो मैक्सिमम इसका है ना, 40, ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू इसके मैक्स 30 और 40 के मैक्सिमम से इसके एडिशन तक वेरी करती है ना। 30 नहीं हो सकती, 30 होगी तो जो 10 लोग बच गए हैं अगर, वो कहाँ से आएंगे, तो वो हो सकता है कि 10 लोग नए लोग हों। इसलिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इस रो की मिनिमम वैल्यू होगी, इस रो की नेट वैल्यू, नेट रो की। और एडिशन अगर सब अलग अलग है, हर रो में सारे सेल्स में अलग अलग है, तो एडिशन जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। यही सिंपल मैथ्स है इसके पीछे। आप उसको उसी के रेंज में रखना। अगर रेंज में नहीं रहेगा तो फार्मूला लेगा नहीं, वो आपका ईआरपी में लेगा ही नहीं, वो वैल्यू आउट कर देगा वैल्यू को। ठीक है, बाकी तो आपका इनपुट वगैरह का बिजनेस का हर मंथ का क्यूमुलेटिव वैल्यू है, वो टर्नओवर ऐसा आप भरते हैं वहाँ पे, वैसे फिल कर दीजिएगा, है ना। इसको लिख के रखना है। तो मैंने बोला 2 मिनट में ख़त्म कर लेंगे इसको। ये सिंपल सा है, आपको खाली प्लान भी भर के हर मंथ का दे देना है। आपको पता है कि कौन सा वैल्यू जो है वो स्नो में आती है, कौन सी वैल्यू क्यूमुलेटिव चलती है, कौन सी वैल्यू जो है वो पीरियोडिक है, वो आप यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप अपने ईआरपी में जाके वहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन सा रो कौन सा है, किस तरह की वैल्यू लेती है, और उसको आप भर लीजिए। इसके साथ में हमारा जो तीनों शीट है, आपका कस्टमाइज्ड एफपीओ का पीपीटी, पावर पॉइंट टेम्पलेट,
बिजनेस प्लान टेम्पलेट और क्या ये MPR टेम्पलेट, इस तीनों के बारे में डिटेल डिस्कशन अब जाके कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप अच्छे से बिजनेस प्लान पूरे FPO प्लानिंग को भर के 20 मार्च तक सबमिट कर देंगे। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम होने से प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी। थैंक यू अगेन, बाय बाय।